दिस इज़ अ गेम ऑफ 6-7 ईयर्स। पहले 6-7 साल शायद आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं जो भर रहा हूँ वही मुझे मिल रहा है, या जो भी मिल रहा है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। बट गेम शुरू होगी तब जब जाके तुम्हारा एक अच्छा कॉर्पस भी क्रिएट हो गया होगा, और तब जाके तुमको कंपाउंडिंग का रियल बेनिफिट मिलेगा। तो जो कहावत होता है ना कि पहला 1 करोड़ बनाना डिफिकल्ट होता है, वो एक्चुअल में डिफिकल्ट होता है। नाउ आई एम ट्राइंग टू आंसर योर क्वेश्चन। यस, इट इज़ डिफिकल्ट, बट एक बार वो 1 करोड़ बना लिया, उसके बाद 1 का 2, 2 का 5, 5 का 10 बनाना बहुत आसान होता है। इंडिया जैसी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत है। आप जो बोल रहे हो 20 ज़्यादा है, यस ज़्यादा है, बट इंडिया जैसी मार्केट के लिए वो कम इसके लिए है बिकॉज इंडिया हैज़ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल सेक्टर्स। इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट एडवांटेज इकोनॉमीज, जैसे यूएस की बात करेंगे तो यूएस में अगर आपके पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक भी है तो आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, बिकॉज वहाँ पे है ना उल्टा है, वहाँ पे बड़े लोग और बड़े होते जाते हैं, यहाँ पे छोटे लोग ज़्यादा कमा के देते हैं। यू नो दैट्स द एडवांटेज इन इंडिया। तो इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड रखना पड़ेगा, बट टेक्निकली 20 स्टॉक इज अ गुड इनफ वेट टू हैव इन योर पोर्टफोलियो, बिकॉज एटलीस्ट देन यू आर डाइवर्सिफाइंग योर रिस्क ऑल्सो। हमने बेसिक आपका जो अजम्पशन था वो था कि मुझे 12 से 14 या 15% का रिटर्न मिलेगा, 12 से 14। तो अगर ये रिटर्न की मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से स्टॉक और म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अलावा कोई और ऑप्शंस हैं जो इस तरह के रिटर्न्स दे सकते हैं? ऑनेस्टली जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ऑप्शंस बहुत सारे, जैसे पीएमएस हो गया, एएफ हो गया। वो तो फिर आपने एक बार थोड़ा सर्टेन लेवल का वेल्थ बना लिया तो आप सोच सकते हो, राइट? करेक्ट। बेसिक अगर किसी को बेसिक यही है, ये दो, इसके अलावा तो आपने इक्विटी, आपने स्टॉक्स, आपने म्यूचुअल फंड लिया, स्टॉक्स लिया, उसके बाद व्हाट वाज द थर्ड प्रोडक्ट दैट यू सीरियसली कंसीडर्ड? आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट कि म्यूचुअल फंड सही है, मतलब कोई भी फंड में आप आंख बंद करके 10 साल करो। आप कोई भी फंड को 3 साल के ऊपर कंपेयर करो, दैट इज अ फेयर कंपैरिजन टू हैव। हेलो, वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ दिस और दैट। दिस इज भारतेंद्र सिंह। हमारा लास्ट पॉडकास्ट जो मैंने पब्लिश किया उसमें स्नेहा ने कमेंट किया था कि 1 करोड़ कुछ भी नहीं होता है, एंड मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि 1 करोड़ तो बहुत मुश्किल है एंड ऑल ऑफ दैट। आज हमारे गेस्ट हैं विशेष गांधी। ही इज़ अ वेल्थ मैनेजर। ही मेड 10 crores by the age of 40. He manages 2000 crores for his clients. So हम इनसे जानेंगे कि क्या ये इतना डिफ़िकल्ट है। हाय विशेष, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो क्या आप बता सकते हैं कि 1 करोड़ बनाना इतना मुश्किल है फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर? अगर मैं सही बताऊँ तो बचपन से मैं सुनते आ रहा हूँ कि भैया पहला 1 करोड़ बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो ऑफ कोर्स वो जहन में था कि 1 करोड़ तक पहुँचते हैं, और शुरू कर दिया जर्नी, और कोइंसिडेंटली अपना प्रोफेशन भी वही है। तो वो हिसाब से मैंने बोला कि यार आगे लंबा नहीं सोचते हैं, जर्नी शुरू करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो उस तरह से मेरा पहला इन्वेस्टमेंट 2014 के आसपास मैंने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जर्नी मेरी शुरू की होगी। तो उस वक्त मैंने कुछ 20-25 हज़ार का एसआईपी शुरू किया होगा, और फिर देखा कि हम देखते हैं कि चलो आगे आगे कैसे ग्रो होता है। कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा प्रोफेशन था, तो मुझे पता था कि अगर आप 25,000 इन्वेस्ट करोगे, समझो 14% का कंपाउंडिंग रखोगे, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको आगे पैसा बना के देगा। तो डिसिप्लिन दिमाग में रख के चल पड़ा। पहला 2-3 साल मिक्स एक्सपीरियंस था, बिकॉज मैंने 2014 में, जैसे मैंने आपको बताया, 2014-13 तक जर्नी थोड़ा वॉलेटाइल था, मीन्स मार्केट के हिसाब से मैं बोलूँ तो। कब स्टार्ट किया था आपने? मैंने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, कोर इन्वेस्टमेंट 14 से चालू किया। 14 वैसे मैं प्रोफेशन तो में 2008 से बच गए आप। सीरियस जर्नी जो आप बोलते हैं ना कि भाई अभी आप सीरियस हो जाओ लाइफ में, दैट वाज 2014। तो वहाँ से मैंने एक्चुअल बोले ना वेल्थ क्रिएशन की जर्नी अपने लिए शुरू की। तो 25,000 से शुरू किया, और मैंने देखा कि चलो आगे देख के करते हैं, कि बिकॉज कैलकुलेशन दिमाग में फिट था कि 14% कंपाउंडिंग के हिसाब से मोस्टली तुम्हारा 5.5-6 साल के आसपास पैसा डबल होते जाएगा। तो उतना दिमाग में था बस, और चल पड़ा। और फिर लकीली मेरा प्रोफेशन भी वही था, तो मुझे बहुत सारा चीज़ खबर पता चला कि भाई अभी ये कर सकते हैं, अभी ये फ़ंड नहीं, ये फ़ंड में करो, थोड़ा और अग्रेसिव करना है, 14 का 18% करना है। तो लोग बता रहे थे स्मॉल मिड कैप अच्छा है, और हमारा तो प्रोफेशन था, तो हमको ये सब एक्सपीरियंस था। तो शुरू कर दिया, और धीरे धीरे दिखा कि यार अपना खुद का इतना हो गया, इतना मार्केट वैल्यू के हिसाब से हो रहा है, और एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो दिख रहा है। जो पहले डिसिप्लिन से नहीं करते थे,
तो ऐसा होता था कि एक टाइम तुम्हारे पास बहुत पैसा है और एक टाइम तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बिकॉज वेल्थ क्रिएशन वाला मोड नहीं था और वो जहन में नहीं बनाया था कि 1 करोड़ बनाना ही है। मतलब ये डिसाइड कर लिया था कि 1 करोड़ जो बोल रहे हो। कौन से व्हाट प्रोडक्ट्स डिड यू सेलेक्ट, क्या So, प्रोडक्ट्स थे? आई मीन ऑनेस्टली टू स्टार्ट विद इट वाज ऑल म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड से ही मैंने शुरू करा। एंड म्यूचुअल फंड में क्या सेलेक्ट किया आपने? तो म्यूचुअल फंड में इनिशियली मैंने थोड़ा स्प्रेड किया, तो और मेरा पहले से एक था कि जो भी है लॉन्ग टर्म है। तो मैंने आई मीन टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो बोलते हैं हम लोग, जो एसेट एलोकेशन बोलते हैं, तो उस हिसाब से लार्ज कैप में कुछ होना चाहिए, मिड कैप में होना चाहिए, स्मॉल कैप में होना चाहिए। और अभी और तभी सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है। जैसे 2018 में सेबी ने रिकैटेगराइजेशन का जो गेम किया है, उसके बाद एक सारे फंड मैनेजर्स का एक लेवल फील्ड वाला गेम हो गया है। तो अपने को एकदम सही मायने में पता है कि लार्ज कैप कैसे काम करेगा, मिड कैप कैसे काम करेगा, स्मॉल कैप कैसे काम करेगा। बस उस वक्त ऐसा नहीं था कि लार्ज कैप को बोल के भी फंड मैनेजर को अगर अच्छा लग रहा है मिड एंड स्मॉल कैप, तो वो थोड़ा एलोकेशन उसमें बढ़ा सकते हैं। बट यस, मैंने ये रखा था कि भाई अपना पहला ये एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा कंजर्वेटिव चलते हैं, स्मॉल कैप में इतना ओवरबोर्ड नहीं जाते। तो मैंने अराउंड 70-80% लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स दिखे थे और अराउंड 20-25% के आसपास मैंने स्मॉल एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन रखा था। और उस तरह से मैं जर्नी शुरू कर दिया। तो पहला सीरियस अटेंशन जो हम बोलते हैं, वो 10 लाख की जर्नी पे होता है कि भाई चलो 10% हो गया, 10 लाख एक अच्छा नंबर है। एंड दिस यू अचीव्ड सिर्फ लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड से? हाँ, लार्जली। लार्जली। तो ये करीब करीब मेरा मोटा मोटी एंड ऑल थ्रू एसआईपीस? ऑल थ्रू एस आई पीस, ऑल थ्रू एस आई पीस। तो ये करीब करीब 3-3.5 साल के आसपास मेरा अराउंड, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कोर्स नाउ, बट इट वाज अराउंड 12 के आस 11 lakhs 12 lakhs के आसपास पैसा बन गया था। तो एक पहला सीरियस सिग्नल मिल गया था कि भाई पैसा बन सकता है। अभी इसको खाली एक ही चीज़ श्योर रखता है कि डिसिप्लिन में कंटिन्यू करना है। तो वो जर्नी शुरू रखी और ऐसे कर करके ग्रेजुअली हम स्टेप अप करते गए। अभी स्टेप अप आप कैसे करते थे? हर साल स्टेप अप करते थे, क्वार्टरली करते थे, कैसे क्या? अभी आज अगर मैं बात करूँगा तो मेरा पिछला 4 साल से एकदम डिसिप्लिन वे में एवरी ईयर होता है। और दूसरा कि कभी कुछ एडहॉक इन्वेस्टमेंट्स हो गई या एडहॉक इनकम आ गई, तो तभी भी मैं स्टेप अप कर देता हूँ। बट एज अ डिसिप्लिन एक प्रोसेस रखा है कि एवरी ईयर इसको थोड़ा थोड़ा स्टेप अप करना है। और उसके लिए कोई फिक्स रूल नहीं है, हर किसी का एक इनकम का स्लैब होता है, तो वो हिसाब से जितना उनको बन सकता है उतना करना है। ये पिछले 3 साल से मैंने स्टेप अप का जो गेम करा है ना, डेट वॉज अ गेम चेंजर। सो जैसे बोलते हैं ना, पहले अपन कछुए के जैसे चलते हैं, स्लो स्लो स्लो। और एक बार वो 4-5-6 साल हो जाता है, तो रियल कंपाउंडिंग गेम भी दिखता है अपने को, क्योंकि तब थोड़ा अच्छा पैसा जमा हो जाता है और फिर पैसा पैसा को सो पीछे रखता है। टेक्निकली अगर आप बोलो तो कंपाउंडिंग का असली बेनिफिट तो तभी है जब एक कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाते हो, राइट? करेक्ट। राइट। तो आपका ये जो आपने जर्नी स्टार्ट की, इसमें फ्रॉम 10 लाख कितने टाइम में हुआ आपका? करीब करीब 3 साल के आसपास। 3 साल में 10 lakhs, एंड फिर वो डबल कभी हुआ? फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग हुआ और स्टेप अप भी मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा था, जैसे मैंने आपको बताया। ऑफ कोर्स एकदम रिलीजियस डिसिप्लिन में मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ, बट अदरवाइज थोड़ा बहुत स्टॉप अप करते ही बट आप बोल रहे हैं सिर्फ ऑल म्यूचुअल फंड, सब कुछ म्यूचुअल फंड? शुरुआत में। फिर कब क्या प्रोडक्ट्स ऐड किया आपने बाद में? अभी मेरा है ना थोड़ा अलग है इसमें, क्योंकि मेरा खुद का प्रोफेशन भी है। सो मैनी टाइम मुझे क्या करना पड़ता है कि मेरे क्लाइंट को बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स रहती है। और मैंने अपना बिजनेस जब शुरू किया था तभी कुछ प्रोटोकॉल्स बना के रहते हैं कि भाई ये मेरा रूल ऑफ द गेम्स होगा। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए ये मायना रखती थी कि आई विल ऑलवेज हैव स्किन इन द गेम। सो मेरे को कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस तब जाके मिलेगा जब मैं अपना खुद का पैसा लगाऊंगा और मुझे समझ में आएगा कि यार इसमें प्लस क्या है, माइनस क्या है, इसमें कैसे दोनों मार्केट में, चढ़ाव वाली मार्केट उतार वाली मार्केट में कैसे बिहेव करेगा। उसके बाद जाके तुमको सही मायने में समझ में आएगा। और दूसरा मैंने हमेशा रखा था कि क्या होता है ना कि क्लाइंट जब भी सामने बैठते हैं तो नेचुरली उन वो तब की सिचुएशन को ध्यान में रखते हैं, आपको कुछ गोल्स बताते हैं। बट हम सब एक अनकन्वेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं, सब चीज़ अपने हिसाब से नहीं होती है। तो वो मेरे जहन में था एज ए एडवाइज़र। तो मैंने हमेशा ये पहलू रखा था कि चाहे क्लाइंट कुछ भी बोले, अराउंड 20% अपने को लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स भी रखने हैं, ताकि कल को अगर क्लाइंट को इमरजेंसी आई है, ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है, उसका 20% का कॉर्पस ऐसा होना चाहिए जो लिक्विडेबल होना चाहिए। तो वो हिसाब से मैं अलग अलग प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करता था अपने पोर्टफोलियो में। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे स्किन इन द गेम का रूल फॉलो करना है, तो ग्रेजुअली क्या हो गया, एक्सीडेंटली बोलो या इंटेंशनली बोलो, मैंने प्रोडक्ट्स का बास्केट थोड़ा बढ़ाते गया। तो आज के तारीख में अगर आप मुझे बात करोगे तो मेरे पास कम से कम 13-14 प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में। व्हाट आर दीज प्रोडक्ट्स? सो इट स्टार्ट्स
हाँ ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे मैं खाली पहले प्रोडक्ट्स के आने पे पहले एक डिस्क्लेमर जैसा दे देता हूँ कि ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं है जो ये व्यूअर्स को फॉलो करनी है। इट इज़ जस्ट दैट आई एम रिपीटिंग कि मेरे प्रोफेशन के हिसाब से और मेरे रूल के हिसाब से मुझे स्किन इन द गेम पसंद है करके मैंने ये 13-14 प्रोडक्ट में एक्सप्लोर किया है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी भी आता है, जिसमें प्रेशियस मेटल्स भी आती है, गोल्ड आता है, इंटरनेशनल स्टॉक्स आता है, डोमेस्टिक ऑफकोर्स इंडियन स्टॉक्स तो हर किसी को चाहिए पोर्टफोलियो में, बट मैंने ग्लोबल स्टॉक्स भी लिए हुए हैं। रिसेंटली मैंने पीएमएस ऐड करा। और हाँ, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने पिछले 2-2.5 साल से एक्सप्लोर करना शुरू की है, विच इज़ ऑल अनकन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे प्रेशियस मेटल मैंने आपको एक चीज़ बताई, फिर एक रेयर करेंसीज करके है मेरे पोर्टफोलियो में, फिर गोल्ड मोहर है मेरे पोर्टफोलियो में, और क्रिप्टो करेंसीज है। पर ये सब तो आपने बहुत लेट ऐड किया होगा ना, सो पिछले 2.5 साल में। 2.5 साल में। सो हम थोड़ा पीछे जाते हैं। सो आपने बोला आपने लार्ज कैप मिड कैप से स्टार्ट किया, करेक्ट। और कितने फंड्स थे आपके पास में? आई थिंक 4 या 5 फंड थे। तो आप, ये तो बहुत सिंपल हो गया, 4-5 फंड आपके पास थे, Correct. आप 25,000 रुपीज़ की SIP आपने Correct. की, और फिर आपने कैसे प्रोडक्ट्स ऐड किए उसमें, कैसे आपने अपना पोर्टफोलियो चेंज म्यूचुअल किया? फंड में कैसे भी, मतलब आपने स्टार्ट किया, विच अदर प्रोडक्ट्स यू एडेड एज यू मूव्ड अलोंग इन योर जर्नी? सो मैंने क्या करा ना कि जब जब थोड़ा थोड़ा मेरे पास आता था ना, तो मैं एक होमवर्क कर लेता था कि अब अल्टीमेटली अपने को पैसा कुछ ना कुछ गोल अचीव करने के लिए करना है। तो जब मैंने जैसे आपको बताया कि 2014 में हम लोग ने सीरियस वे में लिया, तो सबसे पहले मैंने और मेरी वाइफ ने लिस्ट डाउन किया कि भाई अपने गोल्स क्या क्या है, और उसको भी हमने सेग्रीगेट कर दिया कि कोर गोल्स और सैटेलाइट गोल्स। कोर गोल्स माने कि ये गोल्स उस टाइम पे अचीव होना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 2 बच्ची है, बड़ी वाली बेटी 11 साल की है, छोटी वाली बेटी 5 साल की है। तो मुझे पता है कि यार जब वो रिस्पेक्टिव 18 ईयर्स के होंगे तो मुझे तब ग्रेजुएशन के लिए एक बड़ा कॉर्पस लगेगा। जब वो 22 की हो गया तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक बड़ा कॉर्पस लगेगा। तो दोनों का ग्रेजुएशन, दोनों का पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर हम लोग ने रिवर्स मैथ्स करके एक कैलकुलेटर लगाया कि भाई अगर मुझे आज एग्जाम्पल आज के 50 लाख के हिसाब से अगर वो 18 साल की होती है तो इन्फ्लेशन को कंसिडर करके तब का मुझे समझो 1 करोड़ रुपया लगेगा। तो 1 करोड़ रुपया अगर मुझे 13 साल में अचीव करना है तो रिवर्स कैलकुलेशन करके एट द रेट ऑफ 12-14% SIP रिटर्न मिले, तो कितने की SIP करने की। तो वैसे मैंने क्या कर लिया कि जितने भी मेरे क्रिटिकल गोल्स है, जैसे ये दोनों बच्चे के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और मेरा और मेरी वाइफ का रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट कॉर्पस प्लान करने के लिए हम लोग ने सिंपल वही कैलकुलेशन रखा कि आज अगर हम लोग रिटायर होने वाले होते तो महीने का समझो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपया लगता है, और यही सेम लाइफस्टाइल मुझे मेंटेन रखनी है थ्रू आउट माई लाइफ स्पेन। तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए टारगेट रिटायरमेंट एज 55 ईयर्स ध्यान में रख के इतना कॉर्पस बिल्डअप करना पड़ेगा। अगेन सेम कैलकुलेशन के रिवर्स कैलकुलेशन करके इतनी SIP करनी पड़ेगी। तो फिर हम लोग ने एक अनुमान आ गया कि भाई टोटल सारे गोल्स के लिए मोटा मोटी अपने को इतना अमाउंट का SIP करना है। बट नेचुरली ये प्लानिंग एक चीज़ होता है और रियलिटी एक अलग चीज़ होती है। तो जब हमने कैलकुलेशन किया तो समझ में आया कि भाई अपने को इतना अमाउंट का SIP करना पड़ेगा, एंड ऑनेस्टली दैट वाज अ बिग आस्क। तो आधे लोग वहाँ पे डिले हो जाते हैं कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है। तो क्या करना है कि अगर हमने रिटायरमेंट, एजुकेशन, सैटेलाइट गोल्स, घूमना है, व्हाटएवर हमने ऐड कर दिया है, और हमारा SIP का अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद इतना आता है जो हम कर ही नहीं सकते, सपोज 1 लाख आ गया और हम नहीं बचा पा रहे, सपोज मैं 50-60 हज़ार रुपये बचा पा रहा हूँ, तो क्या करना है फिर? सो हमारा तो और भी ख़राब था। ऑनेस्टली मेरी आस्क थी कुछ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज आस्क ऑफ अराउंड 5 लाख समथिंग पर मंथ? पर मंथ। और जैसे मैंने आपको बताया मैंने शुरू किया केवल 25,000 से। तो हमने क्या सोचा कि सी देर इज आई मीन एक्चुअली रियलिटी चेक हो गया कि बॉस अपने को अगर ये लाइफस्टाइल चाहिए और इस तरह से अपने को अपनी फाइनेंशियल लाइफ बनानी है तो ये रियलिटी है, इसको आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपने हाथ में है वो तो कर लेते हैं, फिर देखेंगे आगे। और जो भी इन्वेस्ट करेंगे एट द एंड ऑफ द कुछ ना कुछ क्रिएट करके देगा अपने को, और फिर आगे देखते जाएंगे हम लोग। तो वी वर वेरी क्लियर कि वी डोंट वांट टू गेट डिसहार्टन बाय लुकिंग एट द नंबर्स दैट कि दिस आर बियॉन्ड आवर रीच। अपने को करना है वो पक्का है। तो हमने बोला कि चलो ठीक है 25,000 से करते हैं और आगे जाके देखते जाएंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है म्यूचुअल फंड में, SIP तो हमारे ख्याल से सब लोगों ने सुना होगा, बट स्टेप अप SIP जो बहुत अच्छा टूल है आपको ये गैप को कम करने के लिए, दैट हैज़ एक्चुअली वर्कड इन आवर फेवर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमको पता था कि हमारी आस्क है महीने का 5-5.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करने का। आज हम शुरुआत कर सकते हैं 25,000 से।
तो ग्रेजुअली एक लक्ष्य मिल गया था कि अभी 5-5.5 लाख तक जब तक नहीं पहुंचते तब तक अपने को गोल अचीव नहीं होने वाला है, और ये जितना लंबा करते जाएंगे उतना आस्क बढ़ते जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। तो इससे एक फ़ायदा क्या हो गया कि हमने फिर अनवांटेड एक्सपेंसेस को थोड़ा कंट्रोल में लाना शुरू कर दिया। और दूसरा कि एक हमारे इंडियन कल्चर में एक एडिशनल एडवांटेज होता है सब लोगों को कि हमको कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे बर्थडे में कुछ गिफ्ट मिल गया कैश के फॉर्म में, फिर दिवाली में, ऐसे कोई ना कोई वार त्यौहार में अपने को कुछ ना कुछ पैसा भी मिल जाता है। तो मैंने और मेरी वाइफ ने ये दिमाग में रखा था कि ये पहले गैप फुलफिल करते रहेंगे, तो समझो ये सब मिला के साल का 25-50 हज़ार रुपये ऐसा एक्स्ट्रा हो जाता था, तो वो भी हम डाल देते थे। उतना सीरियस हो गए थे हम लोग 2014 से। और जैसे जैसे जो जो हाथ में आते गया डालते गए डालते गए डालते गए। जब 2018 तक पहुँचे तो हमने देखा यार एक सीरियस गेम हो रहा है, मज़ा आ रहा है इसमें और पैसा बन रहा है। और तब तक हमको एक्चुअल में मार्केट का जो गेन होता है, मार्क टू मार्केट जो हम बोलते हैं, उसका एक्सपीरियंस ऑनेस्टली एडवांटेज नहीं मिला था। बट जिसको मैं फॉलो करता हूँ ये चीज़ के लिए, उन्होंने बता के रखा था कि भाई दिस इज़ अ गेम ऑफ 6-7 ईयर्स। पहले 6-7 साल शायद आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं जो भर रहा हूँ वही मुझे मिल रहा है, या जो भी मिल रहा है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। बट गेम शुरू होगी तब जब जाके तुम्हारा एक अच्छा कॉर्पस भी क्रिएट हो गया होगा, और तब जाके तुमको कंपाउंडिंग का रियल बेनिफिट मिलेगा। तो जो कहावत होता है ना कि पहला 1 करोड़ बनाना डिफिकल्ट होता है, वो एक्चुअल में डिफिकल्ट होता है। नाउ आई एम ट्राइंग टू आंसर योर क्वेश्चन। यस इट इज़ डिफिकल्ट, बट एक बार वो 1 करोड़ बना लिया उसके बाद 1 का 2, 2 का 5, 5 का 10 बनाना बहुत आसान होता है, both in terms of time frame also. So you may take 7 years maybe to build your first 1 crore, but you shouldn't be surprised that कि next 1 crore you can make in 3 years. उसके ऊपर का 1 करोड़ you can make in 2 years, उसके ऊपर का 1 करोड़ you can make in basically 1.5 years, and last 1 crore in your journey perhaps you would have made in just 6 months because of the return on investment on the corpus size what you are building for yourself. So this realization was there, डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट वॉज देयर, एंड चल पड़े। और लकीली मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा प्रोफेशन एंड माय वाइफ इज़ आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये थोड़ा हमको एक एडिशनल एडवांटेज मिल गया डिसिप्लिन रहने के लिए वेरी और कन्विक्शन रखने के लिए। तो आई विल गो बैक कि जब आपने 2-3 फंड से स्टार्ट किया, आपको लगा आपको और प्रोडक्ट ऐड करने की ज़रूरत है, या आपने उन्हीं प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया अपना? नो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक मेरा गैप फुलफिल नहीं हो रहा था तब तक हम लोग एक लेज़र फोकस के जैसा घोड़े का चश्मा पहन के क्लियर थे कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है। और लकीली बोलो या अनफॉर्चुनेटली बोलो, ऐसे फ्लोज ऑफ इनकम भी नहीं थे कि हम दूसरा कुछ एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि रिस्क एपेटाइट बन नहीं रहा था तब तक। तो बाय फोर्स और बाय चॉइस इट वाज म्यूचुअल फंड। यस, व्हेन वी हिट आवर फर्स्ट 1 करोड़, that was the time where we felt now we are evolving, now we are here to explore many things. तो आप ये बोल रहे हो कि आपका जो पहला 1 करोड़ है टोटली म्यूचुअल फंड से आपने बनाया? लार्ज कैप, मिड कैप फंड? टोटल म्यूचुअल फंड्स, 100% म्यूचुअल। दैट इज ऑसम। तो आफ्टर वंस यू हिट योर 1 करोड़, व्हिच अदर प्रोडक्ट्स यू एडेड? So then of course the stocks was always there because वो आपने 1 करोड़ के बाद में आपने ऐड किया, या? नहीं पहले किए थे, बट वो खाली वो बोलते ना कि आईपीओ आ रहा है तो एक दो बेसिक एप्लीकेशन करना होता है। तो वो क्या होता है, 14,000 रुपये का एप्लीकेशन होता है, तुमको लग गया नहीं लगा वापस पैसा आ जाता है। तो वैसे था, बट जैसे मैंने आपको बोला कि मैं सीरियस म्यूचुअल फंड में भी 2014 से हुआ, प्रोफेशन में 2011 से था, पैसा कमा रहा था 2007 से, जो एक्चुअल जो सीरियसनेस होती है वो 2014 से आई म्यूचुअल फंड में। तो बाकी सारे प्रोडक्ट्स में वो सीरियसनेस मैंने 2018 के बाद लाना शुरू की, क्योंकि तब पैसा भी बन रहा था, थोड़ा कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था, एंड पैरेलली मेरा बिजनेस भी ग्रो हो रहा था। तो मैंने शुरुआत, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 2016 से बिजनेस शुरुआत किया, फिर 2016 से 18 बाय गॉड ग्रेस काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिला, काफ़ी इन्वेस्टर्स आए, काफ़ी पैसा बनाया, और जैसे जैसे लोगों का भी पैसा बन रहा था तो एक घर जैसा रिलेशन बनते गया इन्वेस्टर्स के साथ। फिर उन्होंने ही शुरुआत में मुझे गाइड किया कि देख तू अभी ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, बट हम लोग ये भी सोचते हैं कि ये भी हमारे पास होना चाहिए। मेरे जो कलीग्स होते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, वो लोग बताते हैं कि अभी आपको ये एक्सप्लोर करना चाहिए, ये एक्सप्लोर करना चाहिए। और कोई भी प्रोफेशन में अगर आप मेहनत लगन से काम करते हो तो वो ऑटोमेटिक आपको सिखाता है कि अभी है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बात शुरू से पहले क्लियर थी कि स्किन इन द गेम वाला रखना ही है प्रैक्टिस। तो फिर 2018 के बाद धीरे धीरे मैंने प्रोडक्ट्स को लेना शुरू किया। क्या प्रोडक्ट्स थे? सो जैसे मैंने आपको बताया सबसे स्टार्ट मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड के बाद वर्ल्ड इज द थर्ड स्टॉक्स
डायरेक्ट स्टॉक्स। डायरेक्ट स्टॉक्स, ओके। भाई डायरेक्ट स्टॉक्स में भी लोग ना बहुत सारे स्टॉक, 20-25 स्टॉक, तो उसमें भी आपकी कुछ लिमिट थी कि मैं बस 10 या तो 15 ये भी स्टॉक? मैंने सी लाइक एवरी इंडिविजुअल आई ऑल्सो मेड मिस्टेक। हम भी क्या कर रहे थे कि समझो फ्रेंड ने बता दिया, ठीक है ले लिया, हम्म अंकल ने बताया चलो ले लिया, हम्म मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं किसी ने बताया सुन लिया ले लिया, ट्रेन में जा रहे हैं दो लोग बात कर रहे हैं मैंने सुन लिया मैंने ले लिया। ये गलती हमने भी करी है। हम्म पर उससे होता क्या है ना कि हम फिर कर क्या पाते हैं, हमारे पास एक तो होता है लिमिटेड फंड, तो उस लिमिटेड फंड में फिर हम क्या करते हैं ना अननेसेसरी बहुत माइन्यूट डाइल्यूशन कर देते हैं। तो अभी जैसे आइडियली अगर स्टॉक में पैसा बनाना है तो लोग बोलते हैं कि कंसंट्रेशन और कन्विक्शन वाला काम करो, हम्म बट वो आम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मुझे आज समझो 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे पता है कि मेरे पास 1 लाख रुपया ही है, तो मैं 10-10 हज़ार रुपये ही लगा पाऊंगा। हम्म और सबको अच्छा लग रहा है, सबका अच्छा लग रहा है, किसी का 22% मिल रहा है, किसी को 25 मिल रहा है, किसी को 40 मिल रहा है, किसी ने तो एक हफ्ते में डबल कर लिया। हम्म तो ये बहुत सारा फोमो होता है। तो हम शुरुआत में ये रियलाइज नहीं करते हैं, और बाद में जाके पता चल जाता है कि यार मेरा पोर्टफोलियो में आज 40 स्टॉक हो गए हैं, बट वेटेज और इम्पैक्ट क्या है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास हार्डली एक्सपोजर 5 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार का ही स्टॉक्स का है। हम्म तो वो स्टॉक चाहे कितना भी अच्छा कर जाए, बट बिकॉज मेरे पास उसका वेटेज खाली पीनट जैसा था, तो मेरे पोर्टफोलियो में ना ही कुछ इम्पैक्ट करेगा और ना ही मुझे इतना इंटरेस्ट करेगा या एक्साइट करेगा कि मैं उस चीज़ को ज़्यादा स्केल अप कर पाऊँ। तो हम थोड़ा इस पे बात करते हैं, कन्विक्शन एंड कंसंट्रेशन पे स्टॉक्स की। क्या किस तरीके से देखते हैं आप उसको? तो फिर जैसे जैसे इसमें भी एक रुचि बढ़ने लगी, लोगों से बात करने लगा, तो एक्सपीरियंस से लोगों ने बताया कि जो स्टॉक में अगर पैसा बनाना है तो इट हैज़ टू बी इन अ कंसंट्रेटेड वे। हम्म तो बेसिकली इट्स लाइक यू आर रनिंग अ हॉर्स, हम्म तो यू शुड हैव 20-25 हॉर्सेस, दैट्स इट। हम्म बहुत ज़्यादा आप स्टॉक्स में एक्सपोजर ले लोगे 20 भी ज़्यादा नहीं हो गए क्या? 20 इसके लिए बिकॉज इसमें आता है तुम्हारा रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। हम्म तो एक स्टॉक 5% एलोकेशन मिला के 20%, 20 स्टॉक इज इक्वल टू 100% एलोकेशन। और दूसरा क्या होता है ना कि इंडिया जैसी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत है। हम्म आप जो बोल रहे हो 20 ज़्यादा है, यस ज़्यादा है, बट इंडिया जैसी मार्केट के लिए वो कम इसके लिए है बिकॉज इंडिया हैज़ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल सेक्टर्स। इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट एडवांस इकोनॉमीज, जैसे यूएस की बात करेंगे, तो यूएस में अगर आपके पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक भी है तो आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। हम्म बिकॉज वहाँ पे है ना उल्टा है, वहाँ पे बड़े लोग और बड़े होते जाते हैं, हम्म यहाँ पे छोटे लोग ज़्यादा कमा के देते हैं। दैट्स द एडवांटेज इन इंडिया। तो इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड रखना पड़ेगा, बट टेक्निकली 20 स्टॉक इज अ गुड इनफ वे टू हैव इन योर पोर्टफोलियो, बिकॉज एटलीस्ट देन यू आर डाइवर्सिफाइंग योर रिस्क ऑल्सो। और ये अगर somebody wants to go to direct equity, तो when you say 20-30 whatever, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि लोगों को उतना लेना चाहिए, तो क्या आपका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होता है स्टॉक्स लेने के लिए? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टॉक नहीं करोगे तो बेटर है, हम्म बिकॉज अभी क्या है ना सब चीज़ पहले जैसे नहीं है। हम्म जैसे मैं आज भी मेरे फादर को बोलता हूँ हम्म कि हम जो हमारा फर्स्ट घर का यानी मेरा बर्थ के बाद का, हम्म डेट वॉज कॉस्टिंग अस जस्ट 2 लाख रुपीज। तो मैं मजाक मजाक में पापा को बोलता हूँ कि आपने 5 घर ले लिए होते तो 10 घर लिए हुए होते तो। वो एक होता है ना कि भाई आप 2 लाख यानी कि क्या कुछ भी नहीं है आज। वही सेम घर हमने अभी जस्ट रिसेंटली बेचा 1 करोड़ 30 लाख में, हम्म 1 करोड़ 30 लाख में, और तब वो 2 लाख में ही पड़ा। तो आज 1 करोड़ 30 लाख देख के ऐसा लग रहा है कि 2 लाख कुछ भी नहीं है, बस उस वक्त 2 लाख की मायने किया थी वो अपने को नहीं पता है, उनको ही पता है। तो क्या होता है ना कि जो अपॉर्चुनिटीज पहले थी ग्रोथ की और मल्टीप्लाइंग की, वो अभी नहीं है। क्यों? बिकॉज अभी बहुत सारे ऑप्शंस है लोगों के पास। दूसरा बिकॉज ऑफ कंपटीशन, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सिंकरिंग। तो क्या होता है ना कि तुम्हारा लॉन्जिटिविटी अभी कम हो गया है। हम्म तो जैसे अभी मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि नोकिया, ब्लैकबेरी, एक ज़माने में लोग ऐसा मानते थे कि यार इसके अलावा कुछ है ही नहीं, यानी फ़ोन तो ब्लैकबेरी या नोकिया ऐसा, पर आज दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। आज सैमसंग आ गया, एप्पल आ गया, तो ये डिस्ट्रप्शन हम बोलते हैं। तो क्या होता है ना कि अगर मैं एक स्टॉक पकड़ के बैठा था पहले पहले के ज़माने में, या एक प्रॉपर्टी मैंने कोई ले ली थी पहले के ज़माने में, तो उसने मुझे 20-30 साल में मेरा ज़िंदगी का वेल्थ क्रिएट करके दे दिया। बट अगर आज मैं ऐसा बोलूँ कि ये पर्टिकुलर कंपनी या ये पर्टिकुलर स्टॉक लेके मैं बढ़ जाऊँगा, तो पहले तो प्रमोटर को ही पता नहीं है कि उसकी कंपनी 3 साल के बाद एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाला, वो अभी शायद कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन के हिसाब से मिसिंग है। और अगर रहेगा भी, आज बहुत सारी ऐसी कंपनी है भी जो अगले 100 साल तक शायद अपने को दिखे, बट क्या वो उतना ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दे पाएगा, वो एक क्वेश्चन मार्क है।
और दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि अभी क्या है ना, सेक्टर्स भी नवे इवॉल्व हो रहे हैं। पहले कैसा था कि पता था कि यार अपने वो ऑटोमोबाइल में डाल दिया, फार्मा में डाल दिया, इंफ्रा में डाल दिया, आईटी में डाल दिया, कहानी खत्म। अभी आज वो चीज़ की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी बोरिंग नाउ। पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन एआई, पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन ईवी, पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन एनर्जी। तो ये नए सेक्टर्स इवॉल्व हो रहे हैं। तो अभी ये सेक्टर्स तो अब भी इवॉल्व हो रहे हैं। तो आप इसको देखोगे कि आप जो पकड़ के बैठे हो उसको देखोगे, तो वो भी एक ऑप्शन है, वो भी एक रीजन है कि पहले जैसा नहीं है कि हम एक चीज पकड़ के बैठ जाएंगे तो पैसा बनना ही बनना है। तो दैट इज द रीजन वाई यू हैव टू कीप हॉपिंग, यू हैव टू कीप चर्निंग। और इसके लिए मैंने, आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा कि स्टॉक्स में व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए, तो मैं ये बताऊंगा कि अगर आपके पास टाइम है, आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, तो बेशक कीजिए, बट आप अलर्ट होके कीजिए। आप ये भ्रम में रहोगे कि आज ये मैंने पकड़ लिया और अगले 10 साल तक कुछ नहीं होने वाला है, इसको मेरे को वेल्थ क्रिएट करके देगा, तो आंसर इज यस और नो। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट नहीं भी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एक तो रोटेशन होता है सेक्टर का, और दूसरा कंपटीशन और टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन के हिसाब से शायद वो पर्टिकुलर सेक्टर चलेगा, बट ये वो सेक्टर में वो कंपनी ना चले, दूसरी कोई कंपनी टेक ओवर कर ले। तो ये स्टॉक मैनेजमेंट में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अभी, क्योंकि यू विल हैव टू हैव कंटिन्यूअस वॉचिंग, मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग। तो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी पेनफुल, वेरी वेरी डिसिप्लिन चाहिए उसमें, और वो बहुत मुश्किल से मिलता है। सो आप, हमने बेसिक, आपका जो अजम्पशन था वो था कि मुझे 12 से 14 या 15% का रिटर्न मिलेगा, 12 से 14। तो अगर ये रिटर्न की मैं बात करूं, तो मेरे ख्याल से स्टॉक और म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अलावा कोई और ऑप्शंस हैं जो जो इस तरह के रिटर्न्स दे सकते सी ऑनेस्टली, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जैसे पीएमएस हो गया, एएफ हो गया। वो तो फिर आपने एक बार थोड़ा सर्टेन लेवल का वेल्थ बना लिया तो आप सोच सकते हो, राइट? करेक्ट, बेसिक अगर किसी को स्टार्ट, बेसिक यही है। ये दो, इसके अलावा और तो आपने इक्विटी, आपने स्टॉक्स, आपने म्यूचुअल फंड लिया, स्टॉक्स लिया, उसके बाद व्हाट वाज द थर्ड प्रोडक्ट दैट यू सीरियसली कंसीडर्ड? पीएमएस। so when my size became decent, that's when I started looking as precious metal. Of course, थोड़ा बहुत गोल्ड सिल्वर हम लेते जा रहे थे इंडियन कस्टम्स और ट्रेडिशन के हिसाब से, बट एक डिसिप्लिन वे में या एक फोकस्ड वे में, वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, तो मैंने गोल्ड सिल्वर एक ऑप्शन समझा, बिकॉज उनका दो एडवांटेज है कि अपार्ट फ्रॉम जस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ हेज टुवर्ड्स योर कन्वेंशनल एसेट्स लाइक इक्विटी और अ रियल एस्टेट। सो हिस्टोरिकली गोल्ड हैज प्रूवन दैट कि जब सब कुछ सही कर रहा है तो गोल्ड शायद ना करे, बट जब सब कुछ अच्छा नहीं करेगा तो गोल्ड डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। सो दैट हैज बीन द ट्रेंड। तो वो समझ में आया, तो फिर समझा कि भाई अभी अपना थोड़ा डिसेंट पोर्टफोलियो बन रहा है, तो थोड़ा बहुत अपने को गोल्ड एलोकेशन करना चाहिए पोर्टफोलियो में। और दूसरा एक स्टोर ऑफ वैल्यू के हिसाब से, तो हमने जितने भी क्राइसिस पास्ट में देखी है, तो क्या होता है ना कि हमारा कन्वेंशनल एसेट्स जो होते हैं हमारे, जैसे इक्विटी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, तो वो डिप करते हैं, यानी अच्छा सा करेक्शन दे देता है। बट अगर मेरे पास गोल्ड है, तो एक एडवांटेज हो गया कि उस वक्त में गोल्ड अप्रिशिएट भी होता है, और दूसरा मुझे पैनिक कॉल नहीं लेना पड़ रहा है, या मुझे डिस्ट्रेस कॉल नहीं लेना पड़ रहा है, क्योंकि मैं गोल्ड अप्रिशिएट हुआ है तब जाके बेचूंगा और मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा हूँ, तो मैं मेरे पोर्टफोलियो में डेंट नहीं ला रहा हूँ। बट अगर मैंने गोल्ड रखा ही नहीं होता पोर्टफोलियो में, तो मुझे बाय डिफॉल्ट वो पैनिक कॉल लेना पड़ता, या बाय डिफॉल्ट वो मेरे पोर्टफोलियो में हिट लेना पड़ता, जाने हुए कि ये डिप हुआ है, कि 25% करेक्ट हुआ है, फिर भी मुझे निकालना पड़ता है। तो वो बोलते हैं हम लोग उसको, स्टोर ऑफ वैल्यू के हिसाब से बोलो, या डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से बोलो, या हेज के हिसाब से बोलो। तो मैंने फिर तीसरा गोल्ड सिल्वर ऐड करना शुरू करा, और रिसेंटली जो लास्ट 2-2.5 साल है, उसमें तो मैंने बहुत सारी चीज़ ऐड कर ली, जैसे अनलिस्टेड स्टॉक्स हो गया आज, फिर अपना प्राइवेट इक्विटीज, नॉट डायरेक्टली प्राइवेट इक्विटी एज अ हार्ड कोर फंड, बट स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर ग्लोबल स्टॉक्स, फिर अपना क्रिप्टो करेंसी, जैसे मैंने आपको बताया, रेयर करेंसीज, गोल्ड मोहर, कलेक्टिबल्स, यानी रेयर पेपर जो नोट्स होते हैं ना, जो पुराने ज़माने में एक टाइम पे थी, अब नहीं है, तो लोगों को कैसा होता है कि जो रेयर होती है वही चाहिए, तो उसका अप्रिसिएशन एक अलग लेवल का होता है, तो उसमें ऑलवेज सेलर इज द किंग, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिबल्स। तो वो मैंने कलेक्ट करना शुरू करा। और रिसेंट अगर आप इंट्रोडक्शन की बात करोगे, तो हमने एक ग्लोबल पीएमएस जैसा प्लेटफॉर्म हमने एक इंट्रोड्यूस किया है। तो उसमें क्या होता है ना कि व्हेन यू इन्वेस्ट इन इक्विटी,
एज एन इन्वेस्टर यू शुड ऑल्सो डाइवर्सिफाई अक्रॉस द जियोग्राफी। तो हम फिलहाल जो स्टॉक की बात कर रहे हैं या इक्विटी एक्सपोजर की बात कर रहे हैं वो इंडिया में रिस्ट्रिक्टेड है, बट यहाँ पे हमको पता है कि यार एक जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पोर्टफोलियो मैंने शुरू करा है उसमें इजराइल की एक कंपनी है, तो वो कंपनी के बारे में मैंने सुना ही नहीं है और वो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में मैं इतना नहीं सुना है, बट वो जिस तरह से काम कर रही है शायद वो अगले 2 साल में बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन ला सके। तो वो फेज में उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का मेरा कभी बनता ही नहीं अगर मैं ये चीज़ को एक्सप्लोर ना करता तो आज मैंने ये एक्सप्लोर किया है करके मुझे ये अपॉर्चुनिटी। But all these type of products you can explore after you have built certain kind of products. हाँ यार, दैट इज गिवन। तो आपने PMS किस स्टेज पे ऐड किया? पीएमएस तो मैंने अभी ऑनेस्टली अभी 6 तो मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में है कि PMS का पोर्टफोलियोज आर कॉन्सेंट्रेटेड, म्यूचुअल फंड्स आर स्लाइटली मोर डाइवर्सिफाइड। सो पहले इसमें एक क्लियर कर लूँ कि पीएमएस जो है या एआईएफ जो है ये जितने भी स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो दैट इज बेसिकली मेंट प्योरली एंड प्योरली फॉर एचएनआईस एंड अल्ट्रा एचएनआईस जिनका मिनिमम इन्वेस्टेबल सरप्लस 5 CR के ऊपर है या 10 CR के आसपास का है। तो क्यों? इसके 2 रीजन है। एक, आज कोई भी पीएमएस एज पर सेबी गाइडलाइंस मिनिमम 50 लाख का इन्वेस्टमेंट मांगती है, तो जिसके पास 5 करोड़ है तो 50 lakhs is just a 10% of his total investable surplus. So then it makes sense for him to explore. Because उसको पता है कि ये PMS अगर सही करा तो ठीक है, बट अगर गलत हुआ या मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं भी करा तो खाली 10% ऑफ माई वेल्थ इज एक्सपोज टू दिस, सो देन ही विल नॉट फील दैट मच हर्ट। उनको इतना हार्म नहीं करेगा वो। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि ये सुनने को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, समझने में ईजी होता है, बहुत कैची होता है, बट सही मायने में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको हमारे पोर्टफोलियो में कब इसके बारे में सोचना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हो उसका वेटेज तुम्हारे टोटल पोर्टफोलियो में अगर कभी वो 10% के नीचे का है तब जाके उस चीज को तुमको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर वो 10% के वेटेज का ऊपर का हिस्सा बन जाता है तुम्हारे पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सही नहीं रहेगा। सो व्हाट इज द एडवांटेज? अगर मेरा म्यूचुअल फंड इतना अच्छा है कि आपका मेरा बेसिक 1 करोड़ 2 करोड़ बना दिया एंड आई हैव 2 करोड़, so why can't I put more money in mutual fund? Why should someone choose PMS? So if you honestly asked me, I would have never gone in PMS. Not that I'm against PMS. There's nothing against PMS. PMS of course has its own advantage. PMS का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जिसको कंसंट्रेशन पता है और जिसको पता है कि मुझे हाई कन्विक्शंस पोर्टफोलियो में ही पैसा लगाना है तो बेशक वो पीएमएस कर सकता है। बिकॉज पीएमएस में एक एडवांटेज है फंड मैनेजर को, उसको सेबी के म्यूचुअल फंड के रूल्स और लागू नहीं पड़ते हैं। म्यूचुअल फंड में कैसा है ना कि सेबी का बहुत सारा रूल डिफाइंड है, पीएमएस के लिए भी सेबी का रूल डिफाइंड है, बट पीएमएस में जैसे 50 लाख का ऊपर का टिकट साइज है तो सेबी ने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ये रखा है कि यहाँ पे लर्नेड इन्वेस्टर आएंगे, यहाँ पे वेल्दी इन्वेस्टर आएंगे, तो थोड़ा बहुत हम इस पे फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर्स को दे सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क लेने का। और म्यूचुअल फंड में सेबी का ये मानना है कि यहाँ पे हमने मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज रखी है तो इस पे हर किसी की रिस्क एपेटाइट सेम नहीं होगी। कुछ कुछ लोगों की रिस्क एपेटाइट बहुत कम होगी, उनकी प्रोफाइल के हिसाब से उनको इतना रिस्क लेना अलाउड नहीं है और वो कैरिड अवे न हो जाए उसके लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को बहुत सारे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन। तो अगर म्यूचुअल फंड का एवरेज अगर आप देखोगे तो अराउंड 50 से 60 स्टॉक्स मिलेंगे आपको एक म्यूचुअल फंड में। ऑफ कोर्स कुछ कुछ सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड है जैसे फोकस फंड तो उसमें 15-20-25 होती है, बट लार्जली अगर आप देखोगे तो 50 से 60 स्टॉक आपको एक म्यूचुअल फंड में मिलता है। वही अगर आप पीएमएस में एवरेज देखोगे तो 15-20 मैक्सिमम 25 होगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो एक होता है कि इक्विटी का हम वॉलेटिलिटी रिस्क तो ऑलरेडी ले रहे हैं, अगर ऊपर हमने कंसंट्रेशन रिस्क ऐड कर दिया तो देन यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू एंड देन इफ यू डोंट हैव टाइम इन योर फेवर, बिकॉज म्यूचुअल फंड में क्या है ना, तुम 2 साल 3 साल वाले प्रोडक्ट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई मेरे को 2 साल का पैसा लगाना है, म्यूचुअल फंड में मेरे पास ऑप्शन है, 6 महीने का पैसा लगाना है मेरे पास ऑप्शन है। पीएमएस में आपको बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन ही 5 इयर्स का रखना पड़ेगा कि भाई मैं 5 साल तक पैसा नहीं देखूंगा। तो अगर आपका 5 साल का होराइजन है, आपका कॉर्पस इन्वेस्ट करने के बाद खाली 5% या 10% होता है आपके टोटल पोर्टफोलियो पे, तो पीएमएस कीजिए। कोई उसमें मैं हाँ या ना या सही या गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे
तो मुझे आज के तारीख में पीएमएस से ज़्यादा म्यूचुअल फंड इसके लिए पसंद है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे घूम फिर के अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज वेटेड रिटर्न देखोगे तो मोटा मोटी पीएमएस भी वही देता है और म्यूचुअल फंड भी वही देता है। सवाल वही है कि अगर वही है तो इतना कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क लेने का एक्चुअल क्या एडवांटेज है? कुछ कुछ इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है ना जी, जैसे मान लो मेरे कुछ कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है कि म्यूचुअल फंड में और कितना डालो तो बनता है उनके लिए प्रोडक्ट एक्सप्लोर करने के लिए। और हम क्या करते हैं ना कि हम हमेशा जॉकी पे पैसा लगाते हैं। तो अभी कुछ कुछ म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स इतने बड़े हो गए हैं सब मायने में, एक्सपीरियंस के मायने में, कैपेबिलिटीज़ के बारे में, स्किल्स के बारे में। तो वो क्या करते हैं, खुद का सेटअप करते हैं पीएमएस के फॉर्म से। तो अभी मुझे पता है कि मुझे इनके साथ काम करना है, पर अभी अनफॉर्चुनेटली ये म्यूचुअल फंड नहीं मैनेज कर रहे, ये पीएमएस में आ गए एंड आई वांट टू फॉलो हिम। सो दैट इज़ वन रीज़न व्हाई आई विल गो टू पीएमएस। सेकेंड थिंग कि म्यूचुअल फंड जैसे मैंने आपको बोला थोड़ा डाइवर्सिफाइड ज़्यादा है। मुझे एक कॉन्सनट्रेशन बेट्स लेना है। मुझे पता है कि अगले 10 साल में ये 4 सेक्टर्स ही चलने वाले हैं या मुझे ये 4 सेक्टर्स पे ही पैसा लगाना है। तो मेरे को पीएमएस मिल जाएगा जो ये 4 सेक्टर्स के ऊपर फोकस करके पैसा मैनेज करेगा मेरा। तो पीएमएस में कैसा होता है ना, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में देयर इज नथिंग लाइक डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी। बस कंपलसरी है कि भाई आपको पैसा लगाना है, डिस्क्रिशन फंड मैनेजर करेगा। आपको कोई आपका राइट नहीं है बोलने का। हाँ, आपको ये राइट है कि आपको मिड कैप में डालना है कि लार्ज कैप में डालना है। बट एक बार आपने लार्ज कैप में डाल दिया, फिर लार्ज कैप में वो कौन सी कंपनी खरीदेगा, कौन से सेक्टर में डालेगा, वहाँ पे आपका कहना कुछ नहीं बनता है। बट जो वेल्दी लोग हैं उनका कहना ऐसा होता है कि भाई मेरा पोर्टफोलियो मुझे पर्टिकुलर स्टाइल में मैनेज करवाना है। तो वो पीएमएस के बारे में सोचते हैं क्योंकि उनको पता है कि मुझे ये एक पर्टिकुलर कॉन्सनट्रेटेड सेक्टर्स में ही मुझे काम करना है। तो वो मैंडेट वो पीएमएस फंड मैनेजर वाले को दे सकता है। तो इसके लिए पीएमएस लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनको पता है कि यार मेरा म्यूचुअल फंड बहुत एक्सपोजर है। इज़ नॉट डेट कि बिकॉज ही इज इन्वेस्टिंग इन पीएमएस इज नॉट इन हैप्पी इन म्यूचुअल फंड। वो म्यूचुअल फंड में इतना ही हैप्पी है, तब जाके तो जो है वो रख रहा है। बट आज उसके पास गॉड विलिंग इतना पैसा है और एक्स्ट्रा, जहाँ पे वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहता है, वो कैलकुलेटिव रिटर्न अचीव करना चाहता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि उसको जो अपील कर रहा है उसमें उसको पैसा लगाना है। तो ये पीएमएस में पॉसिबल है कि वो डिक्टेट कर सकता है कि मुझे इसी चीज़ में इन्वेस्ट कराओ। तो दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल गो टू पीएमएस। तो अभी एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है SIF। यस। तो क्या व्यू है आपका उस पर? तो आई मीन ऑनेस्टली इट्स टू अर्ली टू कमेंट बिकॉज अभी तक तो प्रैक्टिस में भी नहीं आया है, अभी तो खाली पेपर वर्क चल रहा है। बट सेबी ने कहीं ना कहीं सोचा कि इंडिया की जो यंग इन्वेस्टर की ऑडियंस है उनको थोड़ा थ्रिल पसंद है। तो उन्होंने क्या करा कि भाई अगर ये लोग लर्नेड वे में करेंगे तो एटलीस्ट थोड़ा रिस्क में कम कर पाऊंगा। तो उस एंगल से ये कैटेगरी लॉन्च की है जहाँ पे फंड मैनेजर्स डेरिवेटिव्स के कॉल ले सकते हैं, एफएनओ खेल सकता है, बहुत सारा जो यंग क्राउड को अट्रैक्ट करता है वो एक मैनेज्ड वे में होगा। एक फंड मैनेजर के डिस्क्रिशन, लेकिन फंड मैनेजर के डिस्कशन हमेशा फंड मैनेजर का रहेगा, बट एटलीस्ट गाइडेड वे में होगा, लर्नेड वे में होगा। यहाँ पे बहुत सारे अनलर्नेड इन्वेस्टर का कैसा होता है ना, दे अनफॉर्चुनेटली फॉल इन ट्रैप ऑफ फोमो। दे अनफॉर्चुनेटली डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्किल सेट्स, that kind of exposure to datas and all. तो फंड मैनेजर हैज ऑल दिस थिंग इन प्लेस। तो एटलीस्ट सभी का ये मानना है कि एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा लर्नेड वे में होगा तो क्लाइंट लोगों का रिस्क थोड़ा कम हो सकता है। यहाँ पे अल्टीमेटली अंडरलाइन रिस्क जो है वो तो है ही, बट वो खुद करे उससे अच्छा एक्सपर्ट लोग करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट हो जाए। तो दैट वाज द मोटिव, दैट वाज द आइडिया। अभी हाउ दिस विल प्ले आउट दैट ओनली टाइम विल से, दैट वील हैव टू वेट एंड वॉच। तो आपने एक और कैटेगरी, एक प्रोडक्ट कैटेगरी बोली, अनलिस्टेड स्टॉक्स। यस। अब डू दे गिव दैट काइंड ऑफ रिटर्न कि आपको उस तरह की रिस्क लेनी चाहिए? सभी चीज़ में प्लस और माइनस होता है, और अनलिस्टेड अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरा पर्सनली तो ये चौथा एक्सपोजर हुआ है और मेरा ऑल 4 एक्सपोजर हैज़ बीन फैंटास्टिक। बहुत सिंपल है कि अपने को उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होके बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा, तब जाके आपको अनलिस्टेड की रियल बेनिफिट मिलेगी। तो अनलिस्टेड एज अ वर्ड सजेस्ट यू आर ट्राइंग टू एंटर अर्ली, तो दैट इज़ द होल क्रक्स। तो अगर मुझे मेरी रिसर्च बोल रही है कि ये पर्टिकुलर आइडिया, ये पर्टिकुलर सेक्टर और ये पर्टिकुलर कंपनी, ये तीनों क्राइटेरिया में ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे लग रहा है कि अच्छा ग्रो कर सकता है। जैसे अभी मैं तो खुल के बोल सकता हूँ NSE। जब मैंने NSE करा था तो मेरा
प्री बोनस मेरा आज के हिसाब से अगर मैं प्राइस गिनूँ तो मुझे 600 रुपये में पड़ा, और ये कुछ 1.5-2 साल की बात कर रहा हूँ मैं। और आज वही मार्केट में आज की अगर रेट में बात करूँ तो 2200 2400 हो गई है, यानी 4 गुना पैसा मेरा 2 साल में हो गया है, 1.5 से 2 साल में। तो ये हर एक लिस्टेड में होगा नहीं होगा एक क्वेश्चन मार्क है। ऐसा नहीं है लिस्टेड में नहीं होता है, लिस्टेड में भी पॉसिबल है, बट यहाँ पे गेम शॉर्ट जैसा फील हो रहा था कि भाई बीएसई का एक उसके जो पीयर है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन चुका है लिस्टेड स्पेस में, और एनएसई मोरलेस अगर मैं एप्पल टू एप्पल भी बोलूँ तो चलो एनएसई इज एज गुड एज बीएसई, प्रोबेबिलिटी वाइज इट इज बेटर, बट एटलीस्ट बीएसई का ट्रैक रिकॉर्ड दिमाग में था लिस्टेड का। और ये अनलिस्टेड में अगर मुझे 600 रुपये में मिल रही है तो नो ब्रेनर है, क्योंकि मुझे पता है कि आज यही कैलिबर की यही कैटेगरी की कंपनी मुझे लिस्टेड स्पेस में अगर 1200 रुपये में मिल रही है तो मेरा डबल तो आज गिवन डे है। अब जैसे बीएसई का ग्रोथ हुआ वैसे पैरेलल एनएसई का भी ग्रोथ हो गया, तो आज 4 गुना पैसा हो गया। तो ये स्पेस में अगर आपके पास सही रिसर्च है, कन्विक्शन बहुत अच्छा है, तो ये बहुत अच्छी तरह से प्ले आउट हो सकता है। तो दैट इज द रीजन व्हाई वन शुड एक्सप्लोर अनलिस्टेड। और अभी बहुत सिंपल हो गई है ना, पहले जैसा नहीं है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। यार ये तो ऐप्स अवेलेबल हैं ये बहुत या अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत चीज़ कन्वीनियंट हो गई है, तो ये चीज़ इवॉल्व हो रही है। और मैं लोगों को एंकरेज करूँगा कि आप इतना डिसिप्लिन फॉलो कीजिए कि अपने जो कोर गोल्स है उसको आप म्यूचुअल फंड के थ्रू सर्विस कीजिए। जब तक आपका कोर गोल्स म्यूचुअल फंड के थ्रू पूरा नहीं होता है, वो गैप फुलफिल नहीं होता है, तब तक प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट ना हो। हाँ, जिस दिन आपको लगा कि हाँ मेरा अभी कोर गोल्स अचीव होने वाला है मेरे म्यूचुअल फंड के एसआईपी के एलोकेशन से, फिर आपके पास जो भी सरप्लस है तब जाके आप चीज़ों एक्सप्लोर कीजिए। उसके पहले अगर आप करने गए तो इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू टेक अ यू आर ट्राइंग टू डू अ स्पेकुलेशन, और मे बी योर अनड्यू रिस्क जो हम बोलते हैं वो लेना आप शुरू कर दोगे। और इसमें कैसा होता है ना कि इट्स लाइक डबल एज स्वॉर्ड जैसा है कि पहला गेम अच्छा चल गया, जैसे एनएससी का मैंने एग्जांपल दिया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार यही है, यहाँ पे ही पैसा बनेगा। तभी ये मेरा 2 साल में 4 गुना 4x, और ये मेरा 2 साल में 12-12 24% ही दे रहा है। तो मैं ये अगर मिथ बना लूँ कि म्यूचुअल फंड से अनलिस्टेड बहुत सही है, देन आई विल फॉल बिग टाइम, बिकॉज पेटीएम ऐसे बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट बहुत सारे ऐसे अनलिस्टेड आइडियाज थे जो जैसे वर्क होना चाहिए थे वैसे वर्कआउट नहीं हुए, कोई ना कोई रीजन से नहीं हुए। तो वो चीज़ हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज ऑफ वेल रेगुलेटेड, बिकॉज ऑफ सो मेनी पैरामीटर्स देयर, आपको पता है कि मेरा 2 साल का गोल भी कैटर होना है, 5 साल का गोल भी कैटर होना है, और 20 साल वाले के लिए अगर मुझे 18% का कैगर चाहिए तो वो भी कैटर होना है। तो आप जो कोर गोल है जिसमें आपको पता है कि मैं इसमें इफ एंड बट नहीं होने वाला है, इसमें इफ एंड बिट मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया मेरे दोनों बच्चे लोग का ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हमारा रिटायरमेंट, इसमें कोई मस्ती नहीं चाहिए, ये होना ही होना है और वही टाइम पे होना है। आई कांट से माई सेल्फ कि भाई विशेष अभी पैसा नहीं है तो ये काम कर 5 साल के बाद रिटायर हो, वो पॉसिबल नहीं है अभी। सेम चीज़ मैं बच्ची को ये नहीं बोल सकता हूँ कि भाई पैसा लगाया था डूब गया, अभी तू 2 साल के बाद ग्रेजुएशन कर, दैट इज नॉट पॉसिबल, इट हैज़ टू हैपन एट दैट टाइम इटसेल्फ। तो देयर वी आर वेरी क्लियर कि विल नॉट डू एनी मस्ती, म्यूचुअल फंड सही है। बट एज आई सेड, एज यू इवॉल्व, एज योर वेल्थ हैपन्स, वेल्थ क्रिएट होता है तो मस्ती आना स्वाभाविक है, और तब आपके पास थोड़ा कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन भी अलग लेवल का होता है, आपका नेटवर्क भी अलग लेवल का होता है, आपको एक्सपोजर भी अलग लेवल का मिलता है। तो तब बेशक आप सब कुछ एक्सप्लोर कीजिए। मैं ये नहीं डिस्करेज करना चाहता हूँ कि सब कुछ बेकार है, खाली म्यूचुअल फंड सही है। एवरीथिंग इज गुड बट एट अ राइट टाइम एंड एट अ राइट साइज ऑफ योर पोर्टफोलियो। सो ये एक फॉर्मूला अगर कोई फॉलो करेगा कि मेरा कोई भी एक्सपोजर 5% या मैक्सिमम 10% के वेटेज के ऊपर नहीं जा रहा है मेरे पोर्टफोलियो पे, तब तक वो चीज़ करना बहुत सही होगा। अदरवाइज देन यू आर ट्राइंग, यू आर प्लेइंग विथ योर मनी, यू आर टेकिंग अनड्यू रिस्क, यू आर स्पेक्युलेटिंग, and then you are at the mercy of the outcome of that particular product, which I would not suggest to my viewers, at least for my investors. तो हम स्पेकुलेशन, कोर गोल्स, इसको ध्यान में रखते हुए 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि अगर मुझे डिसिप्लिन तरीके से मेरे कोर गोल्स प्लान करने हैं, व्हाट इज़ अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑन रिटर्न्स दैट आई शुड कंसिडर, कि बस मुझे इतना % रिटर्न मिलेगा, देयरफॉर मुझे रिवर्स कैलकुलेशन करना है, तो वो एक क्या रिटर्न है।
दूसरा, मैंने जो भी फंड्स चूज़ किए, म्यूचुअल फंड्स या लेट्स से स्टॉक्स, किस तरीके से मुझे उसे रिव्यू करना है, किस फ्रीक्वेंसी पे मुझे उसको रिव्यू करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने जो भी आपके कोर गोल्स के लिए फंड सेलेक्ट किए थे, डिड यू चेंज देम? आपने उसको कब चेंज किया? इसके ऊपर अगर आप थोड़ा बात कर सकते हैं तो। ओके, सो सबसे पहले जब हम प्लान करते हैं रिवर्स कैलकुलेशन जो आपने बात बताया, तो उसको आपको फर्दर ब्रेक डाउन करना है। अगर मेरे कोई भी गोल्स जो विद इन 3 इयर्स वाले हैं, यानी 3 साल के अंदर वाले कोई भी गोल्स है, तो नेचुरली मैं इक्विटी का एक्सपोजर ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ। तो मुझे उसमें एक म्यूचुअल फंड में कैटेगरी है इक्विटी सेविंग्स फंड, जिसमें 80% मोटा मोटी डेट और हाइब्रिड का कॉम्बिनेशन रहता है, पर केवल 20-25% इक्विटी का एक्सपोजर होगा। तो वो 3 साल वाले गोल के लिए सही होगा। तो उसका आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन 8%, 7 to 8% होना चाहिए। फिर आपका गोल अगर कोई 3 साल से 5 साल के बीच में वाला है, तो आप मल्टी एसेट फंड जैसे कैटेगरी को लीजिए। तो उसमें एक एडिशनल फ्लेवर ऐड हो जाता है प्रेशियस मेटल, यानी गोल्ड या सिल्वर। तो उसमें बिकॉज ये 5 ईयर का आपका एपेटाइट है इसमें, तो आप रिटर्न एक्सपेक्टेशन इसमें 9 to 10% का रख सकते हैं। और फिर 5 साल के ऊपर वाला से लेके 8 साल 10 साल वाला कोई भी गोल है, तो उसमें आप इक्विटी करिए, बट इक्विटी में स्क्यू टुवर्ड्स लार्ज कैप, जैसे कि फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, जिसमें बेयर मिनिमम 50% आपको लार्ज कैप मिल सकता है। तो वो वाले इसमें आप 12 से 14% एक्सपेक्ट कीजिए। अगर आपका कोई भी गोल है, जैसे मेरे केस में मैंने आपको बताया कि मेरे सारे गोल 10 साल के बाद के हैं, तो तब जाके मैंने स्मॉल कैप में लिया, थोड़ा एक्सपोजर मैंने मिड कैप में लिया, मैंने थीमेटिक में लिया हुआ है, कि मुझे पता है कि 10 साल है मेरे पास, तो 10 साल में 3-4 साइकिल हो जाएगा, तो मुझे अपसाइड भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, मैं डाउन साइड में भी बैठे रहूंगा, फिर से अपसाइड मिलेगा, फिर से डाउन साइड, तो उसका कैगर रिटर्न आप आराम से 15% प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये आपको बकेट बनानी पड़ेगी। गोल की पहले कोर हो गई, सैटेलाइट हो गई, और विद इन ईच गोल टाइम फ्रेम कि भाई 1 से 3 साल है, 3 से 5 साल है, 5 से 8 साल है, और 8 साल के ऊपर का गोल है। तो जो 1 से 3 साल वाला है उसमें आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन 7-8% की रखनी है। जो 3 से 5 साल है उसमें आपको 8 to 10% रखना है। 5 साल से 8 साल वाला है उसमें आपको 12 से 14% रखना है। यदि आपका गोल 8 साल के बाद वाला है, 10 साल के बाद वाला है, तब जाके आप 15% के ऊपर का सोच सकते हो, क्योंकि तब आप एक्सपोजर ले सकते हो। 15% अग्रेसिव नहीं हो गया? नहीं, जब इसमें भी एक मैथ्स है। सो अगर आप देखोगे तो इंडिया में सेंसेक्स का जन्म हुआ 1979 में 100 रुपीज से। अभी हम 2020-25 में है, 80,000 करीब चल रहा है अभी आज के तारीख में। अगर इसको आप कंपाउंडिंग रिटर्न बताओगे तो मोटा मोटी वो 14% के आसपास का बैठता है। तो ये 14% कोई तुक्का नहीं है, कोई एक्सीडेंटल नहीं है, उसके पीछे एक मैथ्स है, एक इकोनॉमिक्स है। तो अनुमान ये बोला जाता है कि इट इज बेसिकली जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ अगर हम देखेंगे, तो अभी अगर किसी को एक्सपेक्ट करना है तो हम बता सकते हैं कि भाई आईएमएफ या गवर्नमेंट का फोरकास्ट ये है कि इंडिया इज लाइकली टू ग्रो एट 7.2%, एंड इंडिया में इन्फ्लेशन करीब करीब 6% रहेगा, जो गवर्नमेंट डिक्लेयर होता है। ऑफकोर्स जो आप और मैं कंज्यूम कर रहे हैं वो 10% के बियॉन्ड भी जाता है कुछ कुछ चीज़ों में, बट हम अभी गवर्नमेंट को लेकर चलेंगे तो 6% का इन्फ्लेशन नंबर है। तो अगर मैं जीडीपी 7% बोल रहा हूँ, इन्फ्लेशन 6% बोल रहा हूँ, तो इसको दोनों को ऐड करूंगा तो मोटा मोटी 13% होता है। अगर मैं इसको डिस्काउंट कर दूँ तो जैसे कि कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो अपना समझो 11% हो गया। अभी ये हो गया ग्रॉस, इसमें सब कुछ आ गया, कुछ कुछ ऐसे एंटरप्राइज हो गए, कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स हो गए जो पिछले 10 साल से नहीं चले, उसको वो भी फैक्टर हो गए, बट दैट इज समथिंग विच इज पैसिव। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पैसिव 13% और 11%। नाउ वी आर हैविंग एन एडवांटेज दैट म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में हमने एक्टिव कैटेगरी में लगाया। मुझे पता है कि ये बंदा अच्छा कर रहा है, यार ये बंदे को इतना नॉलेज है, इतना स्किल है, इतना एक्सपीरियंस है कि इसको पता है कि अभी अगले 3 साल में बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस पर्टिकुलर सेक्टर्स विल नॉट डू वेल, सो ही हैज एन ऑप्शन टू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम दोज सेक्टर्स। सो दैट इज कॉल्ड अल्फा क्रिएशन। तो वो अल्फा एवरेज अगर आप देखोगे तो अच्छे फंड मैनेजर 3 से 4% का अल्फा जनरेट कर पाता है, एवरेज वाला 2% करेगा, और जो किसी का कॉल गलत गया, किसी के फेवर में कुछ चीज नहीं चली, किसी के आइडियाज 2-3 साल नहीं चले, तो वो एटलीस्ट इंडेक्स रिटर्न तो दे ही देता है। तो ये चीज को अगर हम देखेंगे तो आपका
पैसिव फॉर्म में अगर 11% रिटर्न बनता है तो एक्टिव फंड में 13-15% एक्सपेक्ट करना बहुत सही है। और ये मैं अब बात कर रहा हूँ अभी भी निफ्टी या सेंसेक्स की, विच इज कंप्रोमाइजिंग ऑफ ओनली 30 एंड 50 कंपनीज। और मैंने आपको बताया फ्लेक्सी कैप फंड, मैंने आपको बताया मिड कैप, मैंने आपको बताया स्मॉल कैप, जो एक अलग ही टेंशन पे चल रहा है, तो उसमें आपको अल्फा और भी ज्यादा मिल सकता है। बट यहाँ पे एक ही है कि आपको थोड़ा टाइम फ्रेम ज्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज दिस कंपनीज आर गोइंग टू बी मोर वॉलेटाइल, these companies have more competition disruptions and all, so there you will have to give time. And you're better off taking slightly lesser return for your calculations. Yes. विशेष इक्विटी में पैसा कैसे बनता है? अगर मैं सिंपल तरीके से बताना चाहूँ तो आप अगर 7-5-3-1 का रूल फॉलो करोगे तो शायद आप पैसा बना पाओगे, शायद नहीं, मैं तो बोलूँगा आप पैसा बना ही पाओगे। 7 मतलब कि आपको एटलीस्ट 7 ईयर्स का हॉराइजन रखना होगा, तब सही मायने में आप इक्विटी में पैसा बना पाओगे। और वेल्थ जो बोलते हैं ना, कंपाउंडिंग 8 वंडर ऑफ वर्ल्ड, वो आप एक्सपीरियंस कर लोगे। 5 यानी हमारी 5 उंगली है, पांचों अलग अलग है, तो आपको डाइवर्सिफाई करना है। आपको एक ही पर्टिकुलर स्टॉक में या एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई लाना होगा पोर्टफोलियो में। 3 यानी मतलब कि मार्केट में 3 फेजेस होते हैं। एक फेज ऐसा होगा कि मार्केट यूफोरिया में होगा, सब कुछ चलेगा, यानी 15-20-25% एक साल में मार्केट शायद रिटर्न दे दे। दूसरा फेज ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे मार्केट फ्लैट रहे, कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, आपको 8-12% दे रहा है। बस शायद तीसरा फेज ऐसा भी हो कि आपको मार्केट बहुत रुला है, यानी मार्केट 5%, 10%, 20% गिर भी सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि मार्केट में 3 फेज है, तो मुझे अगर 7 साल रुकने को बोला है तो ये 7 साल में ये तीनों फेज आएंगे। तो अगर कोई भी फेज मेरे लक के हिसाब से पहले आया तो ना ही मुझे कैरिड अवे होना है और ना ही मुझे डिसअर्टन होना है। आपको ये याद रखना है कि मुझे तीनों फेज से गुजरना है। तो दैट इज 3। और 1 मतलब कि आप स्टेप अप कीजिए, हर साल आपका पैसा थोड़ा 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 बढ़ाते जाइए, तो आपको ये वेल्थ क्रिएशन जो हम बोलते हैं ना, वो सही मायने में मिलेगा। विशेष आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपने जैसे बोला कि यू मेड द गोल्स जॉइंटली with your wife. करेक्ट। So, how important it is to have money discussion with your spouse and with your family? सो जैसे आपने बताया कि मेरे लिए तो मैं खुद ही एक एग्जांपल हूँ। जैसे मेरी शादी हुई तो फॉर्चुनेटली मेरे और मेरे वाइफ के कुछ फेजेस में ऐसे डिस्कशंस हुए कि हमको आगे चल के वेल्थ क्रिएशन के बारे में बात करना है या गोल प्लानिंग के बारे में बात करना है, तो कैसे करना चाहिए। तो हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए। हमने सबसे पहले लिस्ट डाउन कर लिया म्यूचुअल कि भाई अपने कोर गोल्स क्या क्या है, अपने को क्या क्या लाइफ में अचीव करना है, व्हाट आर योर एस्पिरेशंस, व्हाट आर माय एस्पिरेशंस, और फिर उसको एक शेप दिया। उसके बाद हमने टाइम फ्रेम के हिसाब से उसको रख दिया कि भाई 3 साल में ये, 5 साल में ये, 10 साल में ये, 15 साल में ये। और लास्ट हमने देख लिया, पॉकेट चेक कर लिया, क्योंकि शायद एस्पिरेशंस तो एंडलेस होते हैं, बट क्या हम हर एक चीज़ को अचीव कर पाएंगे कि नहीं। तो देन वी थॉट ऑफ प्रायोरिटाइजिंग इट। तो ये सब होने के बाद हमने एक रिलीजियस डिस्कशन किया कि बिटवीन यू एंड मी वी अर्न दिस मच, सो वी विल नॉट स्पेंड मोर देन दिस। तो हमारा मोटा मोटी हमने कैलकुलेशन बना के रखा था कि 25-30% हमारा एक्सपेंस में जाएगा। अराउंड 25-30% हम रूटीन जो होता है उसमें लगा देंगे, बट बेयर मिनिमम 30% का सेविंग्स बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। तो उससे हमने शुरुआत किया और हमने एक डिस्कस किया था कि 30% को कैसे 35 करे, 40% करे और सेविंग्स का रेट धीरे धीरे बढ़ाते जाए। तो ये एक डिस्कशन करा हमने। और एक लास्ट चीज़ होता है कि अगर समझो कि कोई कपल में ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि आप आपका फाइनेंस मैनेज करिए, आप मैं मेरा फाइनेंस मैनेज करूंगी, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो उन लोगों के लिए मैं बताऊंगा कि आप कॉमन चीज़ डिस्कस कर लीजिए कि ये सारे टाइप ऑफ एक्सपेंसेस मेरे रहेंगे, ये सारे एक्सपेंसेस आपको करना है, इतना मेरे को सेविंग्स करना है, ये सारे गोल जो अपने हैं उसमें से ये सारे गोल्स मैं अचीव करूंगा और ये सारे गोल्स आपको अचीव करना है। बट एटलीस्ट एक प्लानिंग कॉमन होना चाहिए, चाहे एग्जीक्यूशन अलग अलग करें, बट प्लानिंग कॉमन होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आपकी वेल्थ को ऑप्टिमाइज कर सको। विशेष ये रिटर्न्स की हमने बात की, तो विल तो इसको इवैल्यूएट हमको किस फ्रीक्वेंसी पे करना है? सो 10 इयर्स 15 इयर्स इज अ रियली लॉन्ग टर्म, राइट? करेक्ट। ऐसा तो नहीं मैं लेके, ये लोग बोलते हैं कि लेके भूल जाओ, राइट? मे भी लोग बना लेते हैं उसमें पैसा, बट आई थिंक इफ यू आर एक्टिवली प्लानिंग तो हमको रिव्यू भी करना चाहिए। तो हाउ यू रिव्यू एंड हाउ हैव यू रिव्यूड एंड जनरली हाउ वुड यू सजेस्ट योर पोर्टफोलियो शुड बी रिव्यूड? ये हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और यही क्वेश्चन का आंसर है कि लोग म्यूचुअल फंड सही है क्यों बोलते हो।
तो इसमें ना 3 लेवल ऑफ चेक्स होते हैं। सबसे और बहुत अहम चेक इसमें है सेबी का रेगुलेशन है। अभी मैं स्टॉक बाय कर रहा हूँ तो वो सेबी रेगुलेट नहीं कर रही है, राइट। अगर मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू बाय कर रहा हूँ तो सेबी का रेगुलेशन है। तुम्हारा सबसे पहला फिल्टर वो हो गया। द सेबी विल नॉट अलाउ fund managers or the asset management companies to buy notorious things. That is point number one. That is where automatic filtration happens. You and I may make mistake. It may not be intentional. हम intentionally कुछ भी गलत नहीं करना चाहेंगे, बट हमको पता नहीं होगा innocently या accidentally हम मिस्टेक कर रहेंगे जो सेबी मॉनिटर नहीं कर रहा है, तो हम शायद वो मिस्टेक को एंकरेज कर देंगे, बट म्यूचुअल फंड में वो मिस्टेक एंकरेज नहीं होगी। दैट इज पॉइंट नंबर वन। तो वहाँ पे आपका पहला फिल्टर हो गया। दूसरा फिल्टर करता है आपका फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर नेचुरली अगर इतने साल से देख रहा है तो ये कहना सही होगा कि उसको हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको हमारे से ज़्यादा अनुभव है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट कंपेरेबल टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल दैट एग्जिस्ट, बट एटलीस्ट जो न्यूज़ है, जो नए लोग चालू कर रहे हैं, जो नुआंस है, जो पहली बार कुछ करना चाहता है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो बेनिफिट दे सकते हो फंड मैनेजर के लिए कि भाई आप मेरे लिए जो भी करोगे सही करोगे। तो दैट इज अनदर फिल्टर विच इज बाय डिफॉल्ट हैपनिंग। और थर्ड होता है तुम्हारा एडवाइजर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं, तो मुझे अगर आपसे डिस्कशन करने के बाद ये पता चला कि आपके पास 100 रुपया लगाना है आज आपको, उसमें आपको 20 रुपया 2 साल के बाद ही चाहिए, आपको 50 रुपया 5 साल के बाद चाहिए, और आपको दूसरा 30 रुपया आपको 10 साल के बाद चाहिए। तो ये तीसरा फिल्टर हो गया मेरे यहाँ से कि मैं आपका 20 रुपया जो आपको 2 साल के बाद चाहिए उसको मैं इक्विटी वाले फंड में लगाऊंगा ही नहीं। तो जो आपको 50, बाकी का जो आपने 50% बोला कि मुझे 3 से 5 साल में चाहिए, तो वो मैं जैसे आपको पहले बताया कि मल्टी एसेट में लगा दूंगा। और जो आपका 30 रुपया है जो आपको 10 साल के आसपास का चाहिए, वो ही फंड्स में थोड़े अग्रेसिव इक्विटी फंड्स में लगाऊंगा। तो ये आपका तीसरा फिल्टर हो गया। अभी लास्ट चीज होता है जो एक बहुत सही मायने में बताना है मुझे, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने आज जो आपको दे दिए वो फंड्स अगले 10 साल तक अच्छा करेंगे। तो वहाँ पे आपको थोड़ा मैं आपको गाइड कर दूँ कि क्या क्या हम क्राइटेरिया रखते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मूवमेंट्स। जैसे एक हर एक एएमसी का एक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग फंड्स होता है। कोई ग्रोथ प्ले करता है, कोई वैल्यू प्ले करता है, कोई कॉन्ट्रा प्ले करता है, कोई मिक्सर प्ले करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए टेक्निकली, जो बहुत डिफिकल्ट है एक आम आदमी के लिए पता लगा। अब सिंपल तरीके से तीनों स्टाइल क्या होती है बता सकेंगे? सो ग्रोथ यानी यू बाय दैट कंपनी एट एनी कॉस्ट। ओके, दैट इज लाइक यू बिकॉज यू एक्सपेक्ट दैट कंपनी टू ग्रो एंड होती रहेगी। तो दैट इज ग्रोथ। हम्म वैल्यू यानी आपको पता है कि ये कंपनी अच्छी करेगी, बट ये रेट में ये कंपनी को बाय नहीं कर सकता हूँ, हम्म सो देन यू वांट टू वेट फॉर योर प्राइस टू कम। दैट इज वैल्यू। और हाइब्रिड में दोनों हो गया, मीन्स थोड़ा ग्रोथ हो गया, थोड़ा वैल्यू हो गया। और कॉन्ट्रा एक अलग ही होता है कि भाई मुझे पता है कि अगले पिछले 3 साल में अगर मान के चलो इंफ्रा ने अच्छा किया है, हम्म तो शायद अगला 3 साल इंफ्रा अच्छा ना करे, हम्म शायद अगला 3 साल फाइनेंस कराए। हम्म तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा बेट्स। हम्म तो ये स्टाइल फंड मैनेजर की पता होनी इम्पोर्टेंट है, बट वो एक्सपीरियंस से आएगा। और वो कन्विक्शन मीन्स अगर आपने उसको कंटिन्यूस ट्रैक करा है, आपको टेक्निकल नो हाउ पता है, तब जाके आपको ये चीज़ पता चलेगी। तो ये एक हो गया पहला चेक कि भाई अभी मार्केट में ग्रोथ चलेगा कि वैल्यू चलेगा कि कॉन्ट्रा चलेगा। तो ये थोड़ा आपको एक्सपीरियंस से आएगा, नॉलेज से आएगा, स्किल से आएगा। दूसरा होता है कि हम, जैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया कि हम जॉकी पे पैसा लगाते हैं। तो मेरे लिए फंड मैनेजर इज अ जॉकी। तो मुझे अगर कोई पर्टिकुलर फंड मैनेजर का काम बहुत अच्छा लगता है, और मैंने देखा हुआ है कि उसने हर्षद मेहता स्कैम वाली भी मार्केट शायद देखी है, उसने लेमन ब्रदर वाली मार्केट भी देखी है, उसने डॉट कॉम बबल वाली मार्केट भी देखी है, उसने बहुत सारे पेन सहन किए, बट उसके बावजूद वो बहुत स्ट्रांगली वापस आया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर आगे भी ऐसा कुछ हो रहा है जो होने वाला है, तो ही विल बी एबल टू मेक अस कम आउट ऑफ दैट। तो उसके ऊपर मेरे को पैसा लगाना होता है। बट कोई रीजन, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ कुछ फंड मैनेजर अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री छोड़ के खुद का पेमेंट चालू कर रहे हैं, तो जैसे ही वो एग्जिट मारता है तो एक ट्रिगर होना चाहिए कि अभी ये पर्टिकुलर फंड मैनेजर मैनेज नहीं कर रहा है। तो दैट डजंट मीन दैट आई एम ट्राइंग टू से दैट यू नीड टू एग्जिट फ्रॉम दैट फंड, बट देन यू नीड टू गेट कॉशियस कि अभी ये इवैल्यूएट इट मोर हाँ, अभी ये फंड को रडार में डाल देना है, ट्रैकिंग करना है उसको। तो अगर उसने 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, तो मीन्स कि ये
प्रोसेस ड्रिवन फंड है, ये सिस्टम ड्रिवन फंड है, ये मैन स्पेसिफिक फंड नहीं है, एक पर्टिकुलर फंड मैनेजर पे स्पेसिफिक फंड नहीं है, तो उसको आप कंटिन्यू करो। तो क्योंकि आप देख रहे हो कि इसके जाने के बाद भी 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, 1 साल हो गया, ये ऐसे ही परफॉर्म कर रहा है जैसे पहले कर रहा था, तो देन यू नीड नॉट डू एनीथिंग। बट कुछ कुछ केस में शायद ऐसा हो सकता है कि जैसे ही वो फंड मैनेजर वो फंड से निकल गया, तो शायद पहले 3-6 महीने में कुछ ना दिखे, और अचानक से आपने देखा कि 9 महीने में उसका टॉप क्वार्टाइल से सेकेंड या थर्ड क्वार्टाइल में चले गया, और वो जाने के बावजूद 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना कंटिन्यूस वो टॉप क्वार्टाइल्स में है ही नहीं है वापस, वो सेकेंड या थर्ड क्वार्टाइल में ही है, तो आपको कोशिश होना है। तो टेक्निकली आपको 1 साल तक उसको रडार में रखना है, 1 साल में बहुत डेविएशन आता है तो एग्जिट करना होगा, और फिर या तो कंटिन्यू करना है। तो ये हो गया आपका सेकेंड चेक कि फंड मैनेजर का अगर एग्जिट होता है तो। तीसरा होता है कि कंटिन्यूस 3 इयर्स अंडर परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स। यूजिंग 3 इयर्स Yes. करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि क्या होता है कि जैसे अभी मैंने बोला आपको जॉकी के पैसा लगाता है, तो इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अ परसेप्शन गेम। तो आज मैं फंड मैनेजर हूँ, मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इंडस्ट्री में तो अलाउड नहीं है, बट एग्जाम्पल दूंगा कि एक फंड मैनेजर थे, उन्होंने एक पर्टिकुलर आइडिया पे बहुत ज़्यादा कन्विक्शन दिखाया था। अभी अनफॉर्चुनेटली उनका कन्विक्शन 2 साल, 3, 4, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक नहीं चला, बट जब चलने लगा तो 2 साल में ऐसा चला कि पिछले 8 साल का रिटर्न कवर हो गया। तो बहुत बारी ऐसा होता है, बट देन फॉर अस टू हैव अ पेशेंस फॉर 6 years इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। नहीं, मैं तो कुछ लोगों से बात करता हूँ, तो अगर फंड 1 साल 8 महीने में उनको जो डिजायर्ड रिटर्न, फॉरगेट अबाउट अंडर परफॉर्मेंस, तो भी वो एग्जिट करके दूसरे फंड दैट इज वेरी रेयर, बिकॉज देन यू विल बी कंटिन्यूसली, सी इफ यू आर अ स्लेव ऑफ रिटर्न, देन ट्रस्ट मी यू आर बाउंड टू प्ले अ स्पेकुलेशन गेम। तो आप रिटर्न ही चेज कर रहे हो ना, तो क्या गारंटी है कि जो रिटर्न आज ये फंड ने दिया है वो अगले साल वो फंड वापस दे सकता है? कोई श्योरिटी नहीं है। तो देन यू आर फॉलोइंग इन अ बिगर ट्रैप। खाली आप रिटर्न चेक ट्रैक करके आप हर टाइम स्वैप करोगे तो यू विल फॉल इन अ बिगर ट्रैप। बट येस, आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट कि म्यूचुअल फंड सही है, मतलब कोई भी फंड में आप आंख बंद करके 10 साल करो। आप कोई भी फंड को 3 साल के ऊपर कंपेयर करो, दैट इज अ फेयर कंपेरिजन टू हैव, बिकॉज इन 3 years प्रोबेबली यू वुड हैव कंप्लीटेड बोथ द साइकिल। तो पिछला डेटा बोल रहा है कि समझो एक एवरेज अगर आप स्टॉक मार्केट का पैटर्न देखोगे तो हर 3-4 साल के बाद एक 6 महीना 1 साल खराब आता है, फिर वापस 3-4 साल अच्छा आता है, फिर वापस 6 महीना 8 साल खराब आता है। तो आपने कोई भी टाइम पे इन्वेस्ट किया होगा तो आपको ये फेज मिल सकता है कि जहाँ पे वो फेज खराब हो। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो म्यूचुअल फंड लिया है वो खराब है, या आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाला है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड एज ए कैटेगरी ही खराब है। यू विल हैव टू गिव 3-4 years मिनिमम टू लेट बोथ द साइकिल कंप्लीट। हाँ, उस बोथ साइकिल में भी अगर आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है देन देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग विद योर फंड स्टाइल, तो आपको एग्जिट करना है। और एक लास्ट चीज होता है कि अभी आपका एक्सपेक्टेशन फॉर एग्जांपल 15-18% का रिटर्न का है, जो मोस्ट इन्वेस्टर, जैसे आपने अभी जस्ट बोला कि इन्वेस्टर रिटर्न के हिसाब से ही जज करता है। और अभी टेक्नोलॉजी एक एडवांटेज भी है तो एक डिस्ट्रप्शन भी है कि आपका कुछ कुछ वेबसाइट्स बता देती है कि ये फंड पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न लिया है, और आप वो ट्रैप में आ जाते हो और आपने उसे फंड में डाल दिया, और वो फंड अगले 1 साल सबसे लोएस्ट रिटर्न देता है, और वो बहुत बार होता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो फंड गलत है, वो अनफॉर्चुनेटली आपने उसको गलत बिजनेस साइकिल आपने नहीं, चूज की है। आपने तो देखा ना कि 1 साल 3 साल अच्छा किया तब जाके आपने उसको पैसा लगाया ना। अभी वो 1 साल अच्छा नहीं कर रहे तो आप उसको गलत थोड़ी करोगे, आपको उसको वापस से 3 साल 4 साल देना पड़ेगा, तब जाके आपको सही मायने में पता चलेगा कि ये अच्छा है कि बुरा है। बट ये अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने बताया किसी की पेशेंस नहीं है। आई मीन रिसर्च बोलती है कि एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स इन एनी स्टॉक और एनी फंड बाय एंड लार्ज इज जस्ट 2-2.5 years. एंड DIY की शायद शॉर्ट होगी और See, I don't want to comment on that. I am not discouraging as well. But thing is that कि जितना हम कैजुअली लेते हैं ना ये चीज को, उतना कैजुअली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ सीरियस बिजनेस। और मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को या मेरे प्रोस्पेक्ट्स को या मेरे व्यूअर्स को बोलते रहता हूँ कि जितना इम्पोर्टेंस आज आप एक डॉक्टर को दे रहे हो, अपने फैमिली डॉक्टर को, आपके चार्टर्ड अकाउंटर को, आपके लॉयर को, उतना ही सीरियस इंपॉर्टेंस आपको वेल्थ मैनेजर को देना पड़ेगा। आपको एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि ही इज द वन
who is 24/7/365 on the subject. Hmm. And I'm not saying here ki because he is 24/7/365, he is going to be more knowledgeable than you, but at least he will be more active than you. That is something which is very important. तो मैं किसी की नॉलेज को या किसी की स्किल को चैलेंज नहीं करना चाहता हूँ. मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई जो प्रोफेशन में जो बंदा है उसकी रिस्पेक्ट आप रखो और आपको कहीं ना कहीं जेन्युइनली वैल्यू एडिशन क्रिएट करके देगा. आपको खाली वो समय देना है, वो टाइम देना है. अगर आप एक इन्वेस्टमेंट से उसको जज करोगे या एक इन्वेस्टमेंट से आप कोई फंड को जज करोगे तो आप बहुत गलती कर रहे हो, क्योंकि देन यू विल कंटिन्यूसली फॉल इन दैट ट्रैप एंड देन यू विल कंटिन्यूसली हॉप एंड देन यू विल कम टू अ कंक्लूजन दैट म्यूचुअल फंड सही नहीं है या ये स्टॉक इक्विटी मेरे बस की नहीं है. अभी मेरे कितने ऐसे मेरे पहचान के लोग हैं जो आज भी ये बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट यानी सट्टा है. अभी 1979 से लेके 2025 अगर स्टॉक मार्केट ने 14% कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है तो सट्टा कहाँ है? कहीं ना कहीं आपने सट्टा किया है, कहीं ना कहीं आपने गलत करा होगा. मार्केट तो रिपीटेडली ईयर ऑन ईयर इतने सारे नेगेटिव इवेंट्स हो गए. हर्षद मेहता स्कैम हो गया, .com बबल हो गया, लेमन ब्रदर कोलैप्स हो गया, कोविड हो गया अभी रिसेंटली, बट हर टाइम मार्केट गिरने के बाद ऊपर आया ही है. और आज 100 रुपीज़ का मार्केट 80,000 हो गया है. फिर भी आप बोल रहे हो अगर स्टॉक मार्केट सट्टा है तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो. तो आपको ये सोचनी है. Nice, nice. So we'll conclude this podcast with this final question. If you have to start all over again today with zero, okay, what is the approach you're going to take? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एडमिट किया, सबसे पहला तो मैं प्रॉपर्टी बाई नहीं करूँगा. मैं उसको डिले करूँगा जितना हो सके उतना. बाई ज़रूर करूँगा, 100% करूँगा, बट डिले करके करूँगा. दूसरा, थोड़ा और कंजूसी करूँगा एक्सपेंसेस करने में इनिशियल फेज में. थोड़ा और मैं ज़्यादा SIP करता और उसको बहुत अग्रेसिवली स्टेप अप करता. और जो मैंने समझो 4-5 साल में रियलाइजेशन किया सीरियस होने का, वो मैं एक्सपेक्ट करता या ऐसा डिज़ायर रखता कि मैं पहले दिन से इतना सीरियस होता, पहले दिन से इतना कमिटेड होता. ये 2 चीज़ मैं आपको बताऊंगा. बाकी तो छोटी मोटी. और प्रोडक्ट्स आप सेम चूज करते हैं? प्रोडक्ट अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि कोर गोल्स 110% हैज टू बी म्यूचुअल फंड्स. उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बाकी सारे प्रोडक्ट्स में एक्स्ट्रा रिस्क है, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं. म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको अलाउ करता है कि आप 2 महीने का पैसा भी लगा सकते हो, 2 साल का भी पैसा लगा सकते हो, 3 साल वाले के लिए भी अलग प्रोडक्ट है, 5 साल वाले के लिए भी अलग प्रोडक्ट है और 10 साल वाले के भी अलग प्रोडक्ट है. और जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में सेबी का सबसे ज़्यादा रेगुलेशन होता है. तो इससे सेफ, इससे वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा. ना ही स्टॉक इतना वेल रेगुलेटेड हो पाएगा, बिकॉज यस, बोलने के लिए इक्विटी इज रेगुलेटेड, each and every company is regulated, but SEBI is not regulating what you are going to buy, when you are going to sell, unless until it is in volumes, unless it is appearing to SEBI as a speculation. जो SEBI के रडार में आएगा वो होगा, बट SEBI के रडार में हम लोग नहीं आ सकते हैं. हम क्या बाय करेंगे नहीं बाय करेंगे वो SEBI को उतना ये नहीं है. म्यूचुअल फंड में आपको बाय डिफॉल्ट वो एक SEBI हेल्प कर रहा है कि बिकॉज म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स के या AMC को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होता है, तो वहाँ पे आपको वो फिल्ट्रेशन मिल जाता है. तो कोर गोल्स आप म्यूचुअल फंड से कीजिए. आपके जितने भी सैटेलाइट गोल्स है, जैसे वेकेशन पे जाना है, गाड़ी खरीदनी है, या कोई भी आईफोन खरीदना है, वो सब चीज़ के लिए आप थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव रिस्क स्टॉक से या क्रिप्टो करेंसी से या प्रेशियस मेटल से, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आज जो मार्केट में, अनलिस्टेड स्टॉक्स हो गया, स्टार्टअप्स हो गया, उसमें आप बेशक कीजिए. और दूसरा जो मैंने आपको एक रूल बोला है कि 5% से ज़्यादा आपके टोटल पोर्टफोलियो का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए. वो कोई भी चीज़ हो, चाहे एसेट हो, कोई भी हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे प्रेशियस मेटल हो, चाहे कुछ भी हो, 5 to मैक्सिमम 10%. अगर ये डिसिप्लिन आप कर पाओगे ना, इन अदर देन म्यूचुअल फंड कैन बी इवन 100%. भले शायद बोरिंग लगेगा, बट आज निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जैसे एग्जाम्पल इसके लिए दे पा रहा हूँ बिकॉज डेटा काफ़ी है. 1994 शायद से डेटा है, तो ऑलमोस्ट 25-30 साल हो गया. आज कोई भी फंड अगर 25-30 ईयर्स से अगर आपको 12% से या 14% से ज़्यादा कंपाउंडिंग दे रहा है, तो आपको लाइफ में और क्या चाहिए?
and by rule of 72, even if you are just making 12%, which means every 6 years your money would have doubled. तो हम मान के चलो अगर आपने उस फंड में 100 रुपये डाला होता तो 30 साल यानी 5 ऐसा डबल हुआ, तो 100 का 200, 200 का 400, 400 का 800 और 800 का 1600, यानी 100 का 1600 रुपया। आपको I mean, इसका एडवांटेज लेने के लिए आप जितना ज़्यादा पैसा डाल पाएंगे See, इन्वेस्टेबल long term investing is hurting investors today. That stay invested, long term. मैं उसमें खाली करेक्ट करना चाहता हूँ कि यू हैव टू प्लान थिंग्स, यू हैव टू लिटरली लिस्ट डाउन योर गोल्स। तो फिर अगर 3 महीने वाला गोल है तो लॉन्ग टर्म वाला फंड आपको लिस्ट अप ही नहीं कर रहा है, बिकॉज आपको पता है मैंने 3 महीने के लिए डाला है, 3 महीने में निकल जाएगा। मेरा 2 साल का गोल है, 2 साल के लिए डाला है, 2 साल में निकल जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने हमारे इसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया है वेकेशन प्लानिंग, मोबाइल बाइंग प्लानिंग, आईफोन बाइंग प्लानिंग। तो ये सब प्लानिंग में मेरा कोई वो लॉन्ग टर्म वाला थियरी नहीं आता है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आज भी जीना है। और कोविड के बाद से ये ज़्यादा सीरियस हो गया है लोगों में कि कल किसने देखा है, आज जो है वो है। तो इसके लिए हम ये बोलना चाहते हैं कि भाई आप आपके एडवाइज़र को या आपके फाइनेंशियल प्लानर को आप लिस्ट डाउन करवाइए कि ये मेरे एम्बिशंस है, ये मेरे गोल्स है, ये मेरे को चाहिए। तब जाके वो आपको सही एडवाइस कर पाएगा, आपको समझ पाएगा। वरना एक टिपिकल प्लानिंग या डिस्कशन होता है तो फिर वो, और वेल्थ क्रिएशन की बात होती है तो वेल्थ क्रिएशन कंपाउंडिंग से भी होती है, उससे ही होती है। जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया मेरा 2 लाख के घर का, वो 2 लाख 1 करोड़ 30 लाख बना, 2 लाख का 1 करोड़ 30 लाख बना, बट कब, कितने सालों में? 1982 में घर लिया था एंड 2024 में बेचा, तो 24 और 18, 42 ईयर्स में 2 करोड़ का 1 करोड़ 30 लाख हुआ। तो दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दैट इज वेल्थ क्रिएशन। पर वही सेम 2 लाख मैंने म्यूचुअल फंड में तब डाला होता ना, तो अभी जो ये 1 करोड़ 30 लाख मिला है ना, आप अनुमान भी लगा सकते हो तो मुझे शायद 100 करोड़ से ज़्यादा मिलता। दैट इज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड इसका बहुत सारे मेरे पास कंपेरिजन्स है, बट अगेन इट इज़ लाइक कि हमारे सारे एग में होना चाहिए, हमारा बास्केट स्प्रेड होना चाहिए, एसेट एलोकेशन मिक्स होनी चाहिए। एक ही चीज़ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि खाली बोलने के लिए आपको एसेट एलोकेशन मिक्स या डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आज सही मायने में आपको देखा है कि नेट ऑफ टैक्स और नेट ऑफ इन्फ्लेशन, क्या वो पर्टिकुलर एसेट क्लास मुझे पॉजिटिव रियल रिटर्न देगा कि नहीं। तो पॉजिटिव रियल रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमारे फादर के ज़माने में एफडीआर 18% रिटर्न देती थी, 14% देती थी, तो नेट ऑफ इन्फ्लेशन नेट ऑफ टैक्स फिर भी वो 5-6% देती थी। अभी आज एफडी का रेट चल रहा है 7%, या मोटा मोटी किसी को 8% मिलता होगा। बट 8% पे अगर मैं 30% एवरेज टैक्स ब्रैकेट लगाऊँ तो मेरा 2.5% वहाँ पे निकल गया, तो मेरा रिटर्न बन गया 5.5। और मैंने जैसे आपको बताया इन्फ्लेशन ही 6% है, तो मेरा तो नेगेटिव 0.5% रिटर्न हो गया। तो एफडी करना सही है? तो आंसर इज नो। बट क्या मैं एफडी के सेफ्टी जैसा कोई प्रोडक्ट मेरे पास है? तो यस, म्यूचुअल फंड में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना। और इसके लिए बार बार मैं बोलना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड काफ़ी हद तक बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और ये भी नहीं है कि खाली म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है, बट कोर गोल्स आपके एक बार सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसके बाद सारे सैटेलाइट गोल्स आप एक्सप्लोर कीजिए। क्रिप्टो में भी डालिए, स्टॉक्स में भी डालिए, अनलिस्टेड में भी डालिए, ग्लोबल स्टॉक्स में भी डालिए, प्रेशियस मेटल में भी डालिए, रेयर करेंसीज भी लिए, सब कुछ कीजिए, क्योंकि वो एक किक मिलता है लोगों को कि मेरा पोर्टफोलियो अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है। बट कोर गोल्स म्यूचुअल फंड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके विशेष। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। माय प्लेजर।